हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। चलिए आज के इस वीडियो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो डिस्कशन के अंदर हम सभी बीपीएजी 171 आपदा प्रबंधन नाम की इस बुक की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दरअसल बात ये है ना दोस्तों कि इसके अंदर 4 खंड हैं। ठीक है, और चारों खंडों में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है वो दिए गए हैं और चारों खंडों को एक साथ पढ़ पाना असंभव सा लगता है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इतना पढ़ा देना या इतना बता देना है कि जिससे कि आप लोगों के एग्जाम अच्छे से चले जाए। और ऐसा है ना कि मेरे एक रिलेटिव बहन की भी शादी है और शादी होने के बावजूद भी मैं यहाँ पर आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी तुरंत मैं मतलब वो भोज वगैरह के सारे कार्यक्रम को करके कंप्लीट करके लगभग 11 बजे के आसपास अभी मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो सेशन के अंदर हम सभी क्या करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देख लेंगे और जैसे ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देख लेंगे तो संभवतः हमारा जो है ना काम हो जाएगा। और एक सेकंड रुक जाइए, जस्ट वेट 1 मिनट। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी एक सेट जो है वो मैं ओपन कर लेता हूं ताकि ये जो है आप लोगों की मदद करे एग्जाम के लिए। ठीक है, इसको मैं फुल स्क्रीन मोड में कर लेता हूँ, सॉरी रीड मोड में। एंड अब हम लोग ब्लॉक 1 पे आते हैं। तो जैसे कि बात क्या है ना कि ये जो बुक है ना इसका नाम है आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो आपदा का क्या मतलब होता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपदा का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग प्रबंधन की बात करेंगे। जब हम लोग इसको जान जाएंगे तो हम सभी जो है ना संभवतः इस पूरे बुक के समरी को जान जाएंगे, संभवतः इस पूरे बुक के सार को जान जाएंगे। आपदा का मतलब होता है दोस्तों कठिनाई। ठीक है, कठिनाई, परेशानी, मुसीबत। ठीक है, तो इसे हम आपदा कहते हैं। क्लियर है। अब मैं इसको भी एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे कि अचानक से कभी बाढ़ आ गई, ठीक है, तो बाढ़ एक आपदा है। कभी भूकंप आ गई, ठीक है, तो ये क्या है, आपदा है। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं कहीं सुखाड़ आ गया, ठीक है, कहीं पर पानी बारिश हुई ही नहीं, तो ये क्या है, आपदा है। आपदा मतलब क्या, मुसीबत, कठिनाई। इससे आम लोगों को, हमें, आपको, सभी को कठिनाई हो रही है। तो दैट्स व्हाई द टर्म इज नोन एज आपदा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, आपदा जब आती है तो हमें उससे बचाव के लिए कुछ करना पड़ता है। ठीक है, हमें कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। जैसे कि बाढ़ आ गई तो हमें तटबंध बनाने होते हैं, नदियों के किनारे बांध बांधने होते हैं ताकि नदी का पानी टूट करके हमारे गांव घर में ना घुसे या हम लोगों को क्षति ना पहुंचाए, हमें नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो उसी को हम लोग प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस पुस्तक के अंदर 3 मुख्य बातें दी गई है। सबसे पहले यह बताया गया कि अगर आपदा नहीं आई है तो हमें आपदा से पूर्व ऐसी कौन सी चीज करनी चाहिए जिसके माध्यम से अगर कोई आपदा आती भी है, कोई मुसीबत आती भी है, तो हम समय उसको निपट ले। जैसे अगर मान लेते हैं आज हमारी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, ठीक है, और हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो उस सिचुएशन में हम गंभीर समस्या में पड़ जाते हैं। जबकि हमें भविष्य के बारे में सोच करके मान लेते हैं कि हमें 10 वर्ष के बाद या कभी भी कुछ बीमारी वगैरह हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाता है और उसके लिए हम पहले से तैयार रहते हैं। मतलब हम थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं, थोड़े बहुत घर में खर्च करते हैं और थोड़ी बहुत उसको बचत करते हैं, और वो बचत जो है वही हमारे लिए आगे चल करके काम आता है। तो एक तरीके से जो वो समस्या हमारे सामने जो बाद में आएगी उसके लिए हम पहले से तैयार रहते हैं। ठीक है, जैसे कई सारे लोग जैसे कि अपनी स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स के लिए पहले से ही मेडिकल इंश्योरेंस लेके रखते हैं, स्वास्थ्य बीमाएं लेकर के रखते हैं ताकि उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम होती है स्वास्थ्य संबंधी तो वो बीमा वाले उसके इस प्रॉब्लम की, इस समस्या की समाधान ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, तो आपदा पूर्व हमें क्या करनी होती है, तो तैयारी करनी होती है। ठीक है, उसके बाद आपदा के दौरान, जब आपदा आती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, तो भाई अनुक्रिया करते हैं। मतलब हम कोई ऐसी क्रिया करते हैं जिसके माध्यम से हम आपदा को या तो कम कर सके, मुसीबत को या तो कम कर सके या मुसीबत से बच सके। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अभी मेडिकल इंश्योरेंस का, स्वास्थ्य बीमा का। जब आपदा आ जाती है, मान लेते हमें को या आपको या किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी आ जाती है और उसने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, मतलब स्वास्थ्य बीमा ले रखी है, तो उससे क्या होता है कि मेडिकल वाले उसको मतलब पैसे वैसे थोड़ा बहुत देते हैं। तो देने के बाद क्या होता है कि एक तरीके से
उसका जो आपदा मतलब उसको जो पैसे संबंधी प्रॉब्लम आती है तो वो मेडिकल इंश्योरेंस वाले थोड़े बहुत कम करने की कोशिश करते हैं। या फिर मान लेते हैं बाढ़ आई, ठीक है, बाढ़ के पूर्व हम लोगों ने वो काफी तैयारी की थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बाढ़ आ गई अचानक से। फिर हम लोग उस दौरान क्या करते हैं, तो तटबंध बना देते हैं, बांध बांधने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह बांध बन जाए, हमारा पानी रुक जाए, हमारे गांव में पानी ना आए, हमारे शहर में पानी ना आए, हमारे घरों में पानी ना घुसे। ठीक है, क्लियर है। अब है आपदा पश्चात। तो तीन मुख्य बातों की चर्चा की गई और आपदा पश्चात है पुनरुत्थान। मतलब मान लेते हैं, लेट सपोज एक एग्जांपल की हम बात करते हैं, कोई व्यक्ति है, उसको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती है और उसके बाद मेडिकल वाले मतलब मेडिकल इंश्योरेंस वाले, स्वास्थ्य बीमा वाले उनका मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम करके उनके तबियत को ठीक करने में उसकी मदद करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि फिर जब समस्या समाप्त हो जाती है तो वो व्यक्ति वापस घर चला जाता है। तो ये आपदा पश्चात क्या हुआ, पुनरुत्थान। वैसी स्थिति में वो व्यक्ति वापस आ जाता है। या फिर मान लेते हैं बाढ़ आया, बाढ़ आके चला गया, अब कुछ लोगों के घर बह गए, कुछ लोगों के घर टूट गए, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर लोग वापस आते हैं, फिर अपना घर बांधते हैं, फिर से वहां पर अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। तो यही है पुनरुत्थान। तो इन्हीं सब बातों की चर्चा इस पुस्तक के अंदर की गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम चर्चा करते हैं, खंड की चर्चा कर लेते हैं। आपदा प्रबंधन के अंदर कुल कितने खंड हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। हाँ ठीक है, जैसे यहाँ पर खंड 1 में ना 4 अध्याय हैं। जैसे कि पहला जो अध्याय है उसका है आपदा का अर्थ और वर्गीकरण। तो मैंने अभी आपको आपदा के अर्थ के बारे में चर्चा के माध्यम से बता दिया कि आपदा क्या है, मुसीबत कठिनाई क्या है। वर्गीकरण की चर्चा हम अभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के दरमियान करेंगे। विपदा, जोखिम और संवेदनशीलता, यही आपदा का जो विस्तृत रूप है। विपदा है, जोखिम है और संवेदनशीलता है, इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। अब जो आपदाएं आती है वो किन किन तरीकों से आती है, प्राकृतिक रूप से भी, जैसे बाढ़ जो आपदा आई वो कैसे हुई, तो प्राकृतिक आपदा है ये। मानव निर्मित आपदा कैसे हुआ, जैसे कि किसी ने बहुत बड़ा घर बनाया और घर के आसपास कई लोग रह रहे हैं और घर अचानक से ढह के गिर गया। ठीक है, घर गिर गया, घर के गिरने से आसपास के लोग मारे चले गए, तो वो भी क्या हुआ, मानव निर्मित आपदा हुआ। ठीक है, भारतीय आपदा का रेखा चित्र, थोड़ा हम लोग ये देखेंगे कि भारत में जो आपदाएं आती है कुल मिलाकर के प्राकृतिक या मानवीय रूप से, तो उसका एक विहंगम चित्र हम लोग देखेंगे कि भारत के किस किस कोने में आपदाएं आती है। जैसे मैं बिहार में रहने वाला, तो बिहार में कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी में जब बाढ़ आती है ना तो वो लगभग बिहार को खा जाती है, लगभग आधे बिहार को संपूर्णतः लील जाती है, निगल जाती है, पूरा पानी का पानी कर देती है। जैसे दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसी ही बात है। उसके बाद है दूसरे खंड में आपदा प्रबंधन अधिनियम, नीति और संस्थागत संस्था। तो आपदा का प्रबंधन मतलब कोई आपदा आ रही है, कोई समस्या आ रही है, कोई मुसीबत है, तो उसको कैसे रोका जा सके, उसका प्रबंधन कैसे हो, उसके लिए कौन कौन से अधिनियम, सरकार के अधिनियम कौन कौन से पास किए गए हैं और कौन कौन सी नीति बनाई गई है सरकार के द्वारा, या फिर कोई संस्थागत कौन कौन सी व्यवस्थाएं जो है सरकार के अधीनस्थ काम कर रही है जो कि आपदा से निपटने हेतु कार्य करती है। उसके बाद इकाई 6 में चर्चा की गई है कैसे हम आपदा के लिए तैयारी करें, उसके रोकथाम के बारे में बात करें, या फिर कैसे हम आपदा को कम करने की कोशिश करें। फिर इसके बाद बिंदु वाला आपदा प्रबंधन चक्र, फिर एक प्रबंधन चक्र जो है उसको फर्स्ट में जो दिया हुआ था ना वो बिंदु वाला आपदा प्रबंधन चक्र का ही एक हिस्सा था। ठीक है, उसके बाद आपदा राहत एवं अनुक्रिया, आपदा से कैसे किसी को राहत मिले। अब जैसे कि कुछ लोग क्या होता है बाढ़ में फंस जाते हैं, बाढ़ में फंसने के बाद क्या होता है कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको फूड पैकेट्स, भोजन की थैलियां गिराई जाती है ताकि उनको कुछ भोजन तो मिले। अब चारों ओर पानी है भाई, वो छत पे बैठे हुए हैं, भोजन कहीं से मिल नहीं रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे वो, तो आपदा से राहत के लिए फूड पैकेट्स जो है वो भारतीय सरकार या राज्य सरकारें गिराती है, भोजन की पैकेट्स गिराती हैं ताकि उसके माध्यम से उस व्यक्ति को भोजन मिल सके और फिर बाढ़ खत्म होने तक वो व्यक्ति किसी तरीके से वहां पर जीवित रह सके। ठीक उसी तरीके से क्षति का आकलन किया जाता है। बाढ़ वगैरह आया, सुखाड़ वगैरह आया, तो कितना बाढ़ आया, कितना सुखाड़ आया, कितने एरिया में क्षति हुई, कितने रुपए की क्षति हुई, इन सभी का आकलन वगैरह भी किया जाता है। फिर है पुनर्निर्माण, पुनर्वास और पुनरुत्थान। तो पुनर्वास का मतलब फिर से जब बाढ़ वगैरह सुखाड़ वगैरह आ गया उसके बाद जो है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बाढ़ सुखाड़ का, और भी अन्य कई आपदाएं हैं। ठीक है, तो पुनर्वास किया जाता है। या फिर अब जैसे कि घर ढह गए तो पुनर्निर्माण होगा, फिर पुनरुत्थान वगैरह हुआ, फिर वहां जाकर के लोग बसते हैं। तो यही है। फिर उसके बाद है आपदा और विकास के बीच अंतर संबंध। आपदा और विकास के बीच में क्या अंतर संबंध है, जैसे जलवायु परिवर्तन। हर 25 से 30 वर्ष में जलवायु में लगभग परिवर्तन आता है। ठीक है, जैसे कि पहले क्या होता था कि ये जो जून महीना चल रहा है, जून महीना में कभी बारिश नहीं होती थी, जुलाई अगस्त के आसपास, कभी जून महीने में भी होती थी, लेकिन आजकल क्या है कि जून महीने में अक्सर बारिश हो रही है, कभी मई में भी बारिश हो जा रहा है, कभी अप्रैल में भी। तो अभी क्या है कि जलवायु में एक परिवर्तन हो रहा है। लेकिन आज से 5 वर्ष पहले हम ये देखते थे कि मैं अपने समयानुसार बता रहा हूँ कि मार्च अप्रैल वगैरह में कभी बारिश नहीं होता था। ठीक है, और मार्च में हल्की हल्की ठंडी रहती थी और नवंबर में बहुत ज्यादा ठंडी रहती थी बिहार के अंदर। लेकिन अब क्या हो गया कि नवंबर में थोड़ी ठंडी घट गई है। ठीक है, दिसंबर में भी थोड़ी ठंडी घट गई, जनवरी वगैरह में थोड़ी बहुत ठंडी रहती है 10-15 दिन, उसके बाद फिर ठंडी
चली जाती है बिहार से। तो ये जलवायु परिवर्तन का एक हिस्सा है। फिर आपदाएं और विकास की बात करते हैं। जब कोई आपदा आती है तो उससे कैसे उभरते हैं हम, जैसे कोई कोई समस्या है, कोई बाढ़ आया, सुखाड़ आया, या फिर कोई कोई मानव निर्मित घर ढह गया, या कोई कोई कुछ और घटनाएं हो गई, तो इससे क्या होता है कि हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। तो हम उससे फिर कैसे निपटते हैं और उसके बाद कैसे विकास में हम फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब बात हो गया। अब खंड 4 के अंदर पारस्परिक ज्ञान मूल और पारंपरिक मूल ज्ञान की जो प्रासंगिकता है उसकी आधारित उस पर चर्चा की गई है। ठीक है, 13वें अध्याय में समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, समुदाय मिल करके आपदा का प्रबंधन करते हैं, तो वो भी एक तरीके से आपदा से निपटने में हमारी मदद करती है। फिर आपदा प्रबंधन संबंधी कार्यनीति क्या क्या होनी चाहिए, कैसे आपदा का प्रबंधन वगैरह हो, इन सब चीजों की बात जो है हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं कि आपदा प्रबंधन एक केस स्टडी है आपदा प्रबंधन से रिलेटेड, तो उस केस स्टडी में भी मतलब कुछ बातें लिखी गई है। तो यही सब बात है, यही सब पॉइंट्स है जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भैया ये बार बार नोट रिस्पॉन्डिंग क्यों हो रहा है, एक सेकंड थोड़ा रुक जाइए, देखते हैं। इस वाले में है ना थोड़ा प्रॉब्लम है ब्लॉक 1 में। ठीक है, ब्लॉक 1 को क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ब्लॉक 1 से संबंधित डिस्कशन हमने लगभग कर लिया है। वही चीज यहाँ पर खंड 2 में है, इसकी चर्चा भी हमने कर ही ली है। ब्लॉक 3 में भी यही है, जलवायु परिवर्तन वगैरह, इसकी भी चर्चा हमने की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्लॉक 4 में ये सब केस अध्ययन वगैरह है, तो ये सब को मारते हैं गोली और हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज पर आते हैं। ठीक है, बीपीएजी 171 आपदा प्रबंधन गैस पेपर 1 है ये। ठीक है, इसके अंदर कुल 3 गैस पेपर्स हैं और इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है और उसके आंसर्स दिए गए हैं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही कुछ प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर्स के हैं, मतलब पुराने वर्षों के कुछ प्रश्न उत्तर हैं, हम उनको देखेंगे और समझने के साथ साथ ही इस वीडियो को एंड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपदा का अर्थ एवं विशेषताएं लिखिए। तो ऐसा है भैया कि आपदा का अर्थ होता है विपत्ति, मुसीबत एवं कठिनाई। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, आपदा को अंग्रेजी में डिजास्टर कहते हैं, DISASTER। ठीक है, डिजास्टर शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। डेस अर्थात बुरा या अशुभ, और एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार या नक्षत्र, मतलब अशुभ नक्षत्र। पुराने जमाने में जब कोई विपत्ति अथवा मुसीबत आती थी तो उसको बुरे नक्षत्रों का प्रकोप माना जाता था, क्योंकि पुराने जमाने में ऐतिहासिक राजनीतिक चिंतन का जो है मुख्य स्रोत क्या था, तो धार्मिक साहित्य वगैरह था। ठीक है, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, काल वगैरह, ये सब देवी देवता वगैरह, इन सब चीजों के माध्यम से हर चीजों को जोड़ा जाता था। तो इसीलिए पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था कि अगर किसी पर कोई विपत्ति आ रही है, मुसीबत या कष्ट वगैरह आ रहे हैं, तो वो किसी नक्षत्र के कारण आ रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से इस वर्ड को डिजास्टर कहा गया, आपदा को डिजास्टर कहा गया, मतलब अशुभ नक्षत्र। ठीक है, वर्तमान में आपदा का अर्थ होता है उन प्रकृति और मानव जनित अप्रत्याशित घटनाओं से जो कि मानव पर कहर बरसाती हैं, मतलब वैसी घटनाएं जिससे कि मानव को कष्ट होता है, मानव को दिक्कत आती है, साथ ही जीव जंतु और पेड़ पौधे वगैरह को भी दिक्कत होती है, तो वो आपदा के अंतर्गत आती है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं किसी विशेष क्षेत्र में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया, तो कई सारी पशु बह करके यहाँ से वहां चली जाती है, पशु बहते बहते मर जाते हैं, पेड़ पौधे कट करके इधर से उधर चले जाते हैं, मिट्टी की कटान हो जाती है, मिट्टी का इरोजन हो जाता है, सॉइल इरोजन। ठीक है, तो मिट्टियां कट कट करके नदी के धारों में बह जाती है, कई सारे लोगों के खेत चले जाते हैं, खेत खलियान डूब जाते हैं। तो ये सब क्या है कि ये सब एक तरीके से हम इसे आपदा के अंतर्गत रखेंगे, और इससे क्या हो रहा है कि मानव को नुकसान हो रहा है, जीव जंतु को नुकसान हो रहा है, पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा है। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर आपदा की विशेषता की हम बात करें, तो आपदा जो है वो प्रकृति जन्य होता है और मानव जनित भी होता है। प्रकृति के माध्यम से बाढ़ सुखाड़ हो गया। मानव जनित आपदा की बात करें अगर हम, तो जैसे कि आपको मैंने एक एग्जांपल दिया कि जैसे अब एक बहुत बड़ा इमारत बनाया गया, अब उसके आसपास लोग रह रहे हैं और अचानक से इमारत ढह के गिर गया, तो ये मानव जनित आपदा है। ठीक है, या फिर हम क्या कर रहे हैं अभी के समय में, बहुत सारे रोड्स बना रहे हैं, काले कलर के रोड्स बना रहे हैं। अब काले कलर के रोड्स जो है, काले जो रोड्स होते हैं ना, मोर्टार के जो रोड्स बनते हैं, अब चूंकि वो पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें पड़ती है उसको वापस जाने देते ही नहीं, वो पृथ्वी पर ही उसको अवशोषित कर लेते हैं, पृथ्वी पर ही उसको खींच लेते हैं, और इससे पृथ्वी गर्म होती जा रही है, और इससे क्या हो रहा है कि फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, फिर और भी सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो ये भी मानव जनित आपदा है। अब आपदा की विशेषता यह है कि यह अप्रत्याशित और त्वरित गति से घटती है। अब अचानक से भूकंप आ गया, तो इसके बारे में कौन जानता था कि भैया भूकंप आएगा, कोई नहीं जानता था। ठीक है, तो ये अप्रत्याशित होता है और त्वरित गति से होता है, आया और चला गया। ठीक है, आपदा से जान माल को नुकसान पहुंचाता है, लोगों को चोट पहुंचती है। ठीक है, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, जैसे कि बाढ़ आया, बहुत दिनों तक कई सारी लाशें पड़ी रही, पेड़ पौधे सड़े, जंगली जानवर वगैरह मर गए। अब वहां पर लोग जब निवास करेंगे तो वो महकेगा, दुर्गंध करेगा, तो इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि
स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा जो व्यक्ति वहां पर जाएंगे। सामाजिक ढांचा क्षतिग्रस्त हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। बाढ़ सुखाड़ से कई लोग, कई कई गांव खाली हो जाते हैं, इमारतें क्षतिग्रस्त हो जाती है, बाढ़ सुखाड़ वगैरह से टूट फूट जाती है, ठीक है। इस प्रकार परिवहन संचार व्यवस्था पर भी मतलब बहुत सारी दिक्कतें आती है। जैसे कि अब किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गया या सुखाड़ आ गया, सबसे ज्यादा बाढ़ आने से क्या होता है, रोड वगैरह टूट जाते हैं। अब रोड टूट जाता है तो एक जगह से दूसरे जगह का कनेक्शन ही टूट जाता है, ठीक है। तो आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, ठीक है। और अचानक और अनजाने में ही व्यापक पैमाने पर मतलब बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो पीड़ित समुदाय के लोगों को भोजन, अब एक व्यक्ति को तो कोई जो आपदाएं आती है उसमें किसी एक व्यक्ति को नुकसान तो नहीं होगा भाई। ऐसा तो नहीं है कि अब जैसे बाढ़ आया तो सिर्फ एक व्यक्ति के घर पे आएगा, सुखाड़ आया तो सिर्फ एक व्यक्ति के यहाँ आएगा, या कोई इमारत ढह गई तो किसी एक व्यक्ति को आएगा, कोई रोड टूट गया तो सिर्फ एक व्यक्ति को समस्या आएगी, नहीं, बल्कि एक समुदाय को आएगी। उस इलाके में जो लोग रह रहे हैं उसको समस्याएं आएंगी। तो उनको क्या किसकी समस्या आएंगी? हो सकता है कि भोजन की कमी हो जाए, वस्त्र की कमी हो जाए, आवास ढह जाए, चिकित्सा वगैरह की कमी हो जाए, सामाजिक देखभाल की कमी हो जाए। तो इस स्थिति में हमें ये सभी दिक्कतें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। क्लियर है? मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में प्रमुख आपदाओं को लिखिए। तो भारत में कौन कौन सी प्रमुख आपदाएं हैं? जैसे जल और जलवायु से जुड़ी आपदाओं की अगर हम बात करें तो चक्रवात मतलब क्या हो गया? साइक्लोन्स, जो कि अभी रिसेंट में बंगाल में भी एक साइक्लोन आया था, ठीक है। साइक्लोन क्या होता है कि वो मतलब कि उच्च दाब के कारण जब किसी समुद्र की खाड़ी में या समुद्र में या सागर में क्या होता है कि एक गोल गोल सा चक्कर घूमने लगता है, धीरे धीरे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होता है, तो आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होने लगती है। फिर उसके बाद जो है आपको पेड़ पौधे पूरे बहुत ज्यादा मात्रा में हवा का संचार करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, फिर चक्रवात आता है। फिर कई जगह कहीं मतलब तट वगैरह से, समुद्र के तट से या शहर से टकराता है, तो चक्रवात जो है कई सारी तरीके के समस्याओं को क्रिएट करता है, जान माल की हानि होती है। बवंडर क्या होता है कि वही बवंडर, वो धूप वगैरह में बवंडर और तूफान, जिसको हम कहते हैं कि अचानक से बारिश होने का मौसम आया और अचानक तूफान आ गया, पेड़ पौधे एकदम बहुत ज्यादा हिलने डुलने लगे, कुछ पेड़ गिर गए, पौधे गिर गए, अब लोगों के ऊपर गिर गए, लोगों के सिर पर गिर गए। तो इससे क्या हो गया? तो ये सब जलवायु से जनित आपदाएं हैं, ठीक है। साथ में ओलावृष्टि, अब बारिश हो रही है, बारिश के साथ साथ बहुत ज्यादा जोर से ओलावृष्टि, मतलब हो सकता है कि क्या कहते हैं भाई, वो मतलब पत्थर गिरने लगे तो उससे भी नुकसान है। अब जैसे मक्के के खेत में बहुत ज्यादा ओलावृष्टि हो गया, बहुत ज्यादा पत्थर गिर गए, तो इससे क्या होगा? तो नुकसान होगा। तो ये जलवायु से जुड़ी आपदाएं हैं, ठीक है। जलवायु से जुड़ी आपदाएं, जैसे कि एक 10th क्लास में एक बुक थी, इंग्लिश की एक बुक थी, सीबीएसई बुक में, उसमें लेंचो की एक कहानी लिखी गई है। लेंचो ने मक्के के खेत में मक्के लगाए थे और अचानक से बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है और उसके बाद उसका सारा मक्के का फसल मतलब बर्बाद हो जाता है। तो फिर वो भगवान को चिट्ठी लिखता है, वैसा वो कहानी है, उसको आप लोग उसके तो पढ़ लीजिएगा। इसी तरीके से ओलावृष्टि, बादल का फटना, अचानक से बादल हो रहा है, बादल कैसे फटता है? मतलब बादल तो ऐसे नॉर्मली बारिश होता ही है, जब बादल फट जाता है तो वो बादल के अंदर जितना पानी रहता है वो अचानक से एक ही जगह गिर जाता है और काफी मात्रा में तबाही तैयार कर देता है। लू क्या होता है कि अत्यधिक हीट वेव्स के कारण लू चलने लगता है और जो इस लू के चपेट में आता है तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। शीतलहर, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने लगती है, बहुत ज्यादा फॉग होने लगता है, बहुत ज्यादा शीतलहर होने लगती है, तो लोगों को सर्दी खांसी जुकाम वगैरह समस्याएं होने लगती है। तो ये सब जलवायु संबंधी आपदाएं हैं, ठीक है। इतनी ठंडी आ जाती है कि विजिबिलिटी कम हो जाती है, ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि शीतलहर की वजह से आगे हम देख ही नहीं पाते भैया आगे एक मीटर दूरी पर क्या है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमें दिक्कत हो जाती है, ठीक है। हिमस्खलन हो गया, जैसे कि पहाड़ वगैरह के आसपास में रोड वगैरह हैं, अचानक से हिमस्खलन, हिम के टुकड़े मतलब पत्थर के टुकड़े अचानक से आकर के रोड पर गिर गया। वहां पर हो सकता है कि कुछ लोग जा रहे हो सकता है उसमें दब जाए। कहीं सुखाड़ पड़ गया, ठीक है, सुखाड़ पड़ गया तो वो उस जगह से वहां से क्या हो गया कि सूखा पड़ गया, बारिश ही नहीं हुई, फसल को नुकसान हो गया, फसल सारे सूख गए, जमीन फट गई, तो इससे दिक्कत हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद समुद्र रक्षण, मतलब अचानक से समुद्र में सुनामी वगैरह आ गया, तो फिर उसके बाद एकदम जोर से मतलब कि जमीन के अंदर में वाइब्रेशंस वगैरह होने से पानी इधर से उधर फैलाव हो गया, मेघ गर्जन और बिजली का कड़कना। और कभी कभी बारिश होती है तो देखते होंगे आपकी अचानक से बहुत ज्यादा बिजली कड़कने लगती है, बहुत जोर जोर से बिजली कड़कती है, कई जगह बिजलियां गिर जाती हैं, ठीक है, और बिजली के गिरने से कई लोगों की मौत हो जाती है। तो ये जलवायु संबंधी आपदा है। उसी तरीके से भूमि संबंधी आपदाओं की बात करें तो भूस्खलन में क्या होता है कि पहाड़ वगैरह के बगल में रास्ता होता है और पहाड़ों को काट करके रास्ते बनाए जाते हैं और अचानक से पहाड़ की मिट्टी ढह जाती है तो उसे
हैं, भूस्खलन कहते हैं। और क्या होता है इससे कि हो सकता है कि उसके आसपास में कुछ लोग चल रहे हो, वो भूस्खलन में दब के मर जाते हैं, या हो सकता है कि कोई मरे ना मरे, रोड ब्लॉक हो जाता है। रोड ब्लॉक हो जाता है तो फिर आगे आने जाने की कनेक्टिविटी बंद हो जाती है, कीचड़ का बहाव हो जाता है कभी कभी किसी सिचुएशन में, भूकंप वगैरह की वजह से। या भूकंप आ गया, भूकंप आने से क्या होता है कि जमीन हिलने डुलने लगती है, लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। कोई बांध बना होता है, कोई बांध अगर टूट गया तो उसके टूटने से बाढ़ आ जाता है, एक इलाका दह जाता है। किसी खदान में, खदान समझते हैं ना आप लोग, जहाँ से माइनिंग वगैरह की जाती है, जैसे कोयले का खदान हो गया, सोने का खदान हो गया, उसमें आग वगैरह लग गया, तो ये भूमि संबंधी आपदाएं हैं। ठीक है, क्लियर है, मेरी बातों को समझ गए आप लोग। उसके बाद है दुर्घटना संबंधी आपदाएं, जैसे कि अत्यधिक गर्मी से जंगलों में आग लग जाती है, शहरों में आग लग जाती है, किसी भी कारण से लग जाए, शहरों में आग शॉर्ट सर्किट से लग जाए, या किसी के गैस सिलेंडर फटने से लग जाए, किसी भी रीजन से हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, दुर्घटना संबंधी आपदाएं होती है। खदानों में पानी भर जाता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, बारिश होने से क्या होता है कि खदान जो होते हैं जमीन के अंदर होते हैं, गड्ढे करके खदान बनाए जाते हैं, उसमें कोयला वगैरह निकाला जाता है, सोना चांदी वगैरह निकाला जाता है, उसमें पानी भर गया तो भैया कैसे काम करेगा, कैसे काम करेंगे, तो वो इस वजह से दिक्कत हो जाती है। तेल का फैलाव हो जाता है, कभी कभी इमारतें ढह जाती है, तो ये सब दुर्घटना हुई। और एक साथ कई सारे बम विस्फोट वगैरह हो जाते हैं, ये मानव संबंधी दुर्घटनाएं हैं। ठीक है, और ये भी आपदाएं हैं, जैसे कि होटल ताज में बम विस्फोट हुआ था, अजमल कसाबी था शायद नाम, तो उसने बम विस्फोट करके कई सारे लोगों की जान ले ली थी, कई सारी गोलियां चलाई थी। फिर बिजली से आग लग जाता है, जैसे मैंने बताया शॉर्ट सर्किट का, अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ, कई सारे घर जल गए। ठीक है, हवाई दुर्घटना हो गई, कहीं हवाई एयरप्लेन क्रैश हो गया, सड़क दुर्घटना हो गई, 2-4 लोग एक्सीडेंट में मारे चले गए, रेल दुर्घटना हो गई, रेल पटरियां डीरेल हो गई। रिसेंट की एक घटना थी, आपको पता होगा, 3 ट्रेनें एक साथ टकरा गई थी। वैसे टकराई नहीं थी, बल्कि एक ट्रेन तो स्टेबलाइज खड़ी थी, एक ट्रेन अपनी ओर से आ रही थी और दूसरा ट्रेन अपनी ओर से जा रही थी। हुआ ये था कि ऐसे 3 ट्रेनें थी। ठीक है, ये शायद उड़ीसा की घटना है। ठीक है, शायद नहीं, कंफर्म उड़ीसा की ही घटना है। ऐसे 3 ट्रेनें थी। ठीक है, एक एक ट्रेन जो है वो अस्थिर रूप से खड़ी थी। ठीक है, और दूसरी ट्रेन इस दिशा से आ रही थी और उसको जो है ना इस दिशा में जाना था, इस वाले रूट में जाना था। लेकिन हुआ क्या कि पटरी के किसी भी कारण से, कोई भी तकनीकी खराबी की वजह से वो ट्रेन इस रूट में ना जा करके इस रूट में आ जाती है। ठीक है, जिसपे कि पहले से ही एक ट्रेन लगी हुई थी, मालगाड़ी लगी हुई थी। अब ये ट्रेन इससे टकराती है। ठीक है, इससे टकराने से क्या होता है कि एक तो इस ट्रेन को नुकसान हुआ, साथ में इस ट्रेन को नुकसान हुआ। अब इसी के साथ एक तीसरी ट्रेन जो होती है वो इस दिशा से ऐसे करके इधर की ओर जा रही होती है। ठीक है, ये लगभग निकल चुकी होती है, लेकिन अंतिम के 3-4 डब्बे इस ट्रेन के चपेट में आ जाते हैं और चपेट में आने से एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना होती है। और ये पिछले साल 2023 की घटना है और ये एक तरीके से बहुत बड़ी रेल दुर्घटना मानी जा सकती है। ठीक है, उसी तरीके से जैविक आपदाओं की बात करते हैं, जीवों से संबंधित आपदाएं, जैसे महामारी अगर किसी का हो गया, मतलब कहीं पर क्या होता है कि बहुत सारे जानवर को मार करके फेंक दिए जाते हैं और उससे क्या होता है कि महामारी फैल जाती है, वहां पर दुर्गंध से कई सारे लोग मर जाते हैं। कीटों का हमला हो जाता है, कहीं कहीं पर क्या होता है कि मतलब ये क्या कहते हैं कि कीट जो होते हैं ना, कीड़े मकोड़े वगैरह हमला कर देते हैं बहुत अधिक संख्या में। ये कीट का हमले की बात करते हैं तो क्या होता है ना कि जब हमारे बिहार में ठंडी से गर्मी का मौसम आता है, तो गर्मी का जब मौसम आने वाला रहता है, एक कीड़ा यहाँ पर बोला जाता है फतिंगा। तो फतिंगा का एक आक्रमण सा होता है, मतलब हालांकि उससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हर बल्ब के नीचे या हर बल्ब के आसपास इतनी मात्रा में कीड़े होते हैं, इतनी मात्रा में फतिंगे होते हैं कि आप जो है ना उससे परेशान हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा भैया ये क्यों है, मतलब उसके पंख वगैरह टूटते हैं, पूरा का पूरा घर तहस नहस सा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसके साथ रहना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद पशुओं की महामारियां, इधर रिसेंट में राजस्थान में क्या होता है, गाय को कोई महामारी हुई थी, कई सारी गायें जो है वो मर गई थी। ठीक है, और इससे भी नुकसान हुआ था। ये जैविक आपदाएं हैं। अब क्या होता है कि कहीं पर सामूहिक रूप से भोजन वगैरह हुआ, जैसे स्कूल वगैरह में क्या होता है कि कहीं कहीं किसी सिचुएशन में अब भोजन जहरीला हो गया हो या किसी के खाने पर फूड पॉइजनिंग हो गई हो, कुछ लोग मतलब थोड़ा दिक्कत में आ जाते हैं, तो उस सिचुएशन को भी हम जैविक आपदाओं के अंतर्गत रखते हैं। रासायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु संबंधी आपदाएं, जैसे किसी सिचुएशन में किसी फैक्ट्री से रासायनिक गैस का रिसाव हो गया तो उससे दिक्कत है। कहीं पर परमाणु बम वगैरह गिरा दिया गया तो ये सब क्या है, दिक्कत है। जैसे कि रासायनिक गैस के रिसाव की अगर हम बात करें तो भोपाल गैस त्रासदी जो है, जो भोपाल में हुई थी, और आज भी वहां के बच्चे जो है लंगड़े लुल्ले पैदा होते हैं, तो वो रासायनिक गैस का रिसाव जो था, यह भी एक रासायनिक संबंधी दुर्घटना थी और ये एक आपदा थी। ठीक है, और आज भी भोपाल के आसपास के लोग उस दुर्घटना से, उस आपदा से लड़ रहे हैं। फिर नागरिक संघर्ष हो गया, कहीं पर राइट्स वगैरह हो गए, सांप्रदायिक और जातीय हिंसा वगैरह हो गई, तो वो भी है ना एक प्रमुख आपदा के अंतर्गत आती है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। ठीक है, क्लियर है। मेरी बातों को समझने के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करूंगा अगर आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों एवं जलवायु परिवर्तन में क्या संबंध है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, पृथ्वी एक ऐसा मात्र ग्रह है जिस पर कि जीवन संभव है, और पृथ्वी पर जीवन के लिए
हमेशा पृथ्वी पर एक अनुकूल तापमान का होना अनिवार्य है, ठीक है। और पृथ्वी का औसत सतही तापमान जो है 14.4 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैस है उसी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी का तापमान हमेशा हमारे लिए अनुकूल रहता है। अब होता क्या है कि ये जो वायुमंडलीय गैस है, ये जो ग्रीन हाउस गैस है, सूर्य के प्रकाश को पहले नीचे आने देता है, ठीक है। और आने के बाद उस उष्मा को कुछ अवशोषित कर लेता है। मतलब होता क्या है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल क्या देता हूँ। ऐसी पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस है ऊपर की, और यहाँ पर सूर्य है, ठीक है। यहाँ से सूर्य की किरणें आई यहाँ पर ऐसे करके, और ये सूर्य की किरणें जब वापस जाती हैं तो जितनी सूर्य की किरणों की जरूरत पृथ्वी को होती है, उन सभी किरणों को या सूर्य की रोशनी को, सूर्य के तापमान को यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस रोक लेती है। और रोकने के बाद वो पृथ्वी को उस टेम्परेचर पर मेंटेन रखती है ताकि यहाँ पर जो जीवन है, इस वाले जगह पर जो जीवन है वो जीवन व्याप्त रहे, और जिसकी जरूरत नहीं होती है ग्रीन हाउस गैस उसको रिलीज होने देती है, बाहर जाने के छोड़ देती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस जो है वो पृथ्वी पर एक तरीके से जीवन बनाए रखने का काम करती है। और ग्रीन हाउस वायुओं के बिना पृथ्वी पर दिन झुलसा देने वाला हो जाएगा, गर्म रात हो जाएगी, और दिन जो है गर्म हो जाएगा और रात जो है बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा वो भी मैं बताता हूँ। जैसे कि ग्रीन हाउस गैस ऊपर में नहीं रहा तो पृथ्वी पर जितनी भी सूर्य की किरणें आई तो इससे क्या होगा कि ये सारी किरणें सूर्य की अवशोषित होंगी, ठीक है। और अवशोषित होने से ये गर्म होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये गर्म होगा, अत्यधिक गर्म होगा तो दिन जो है वो बहुत गर्म होगा, और जब रात हो जाएगी, सूर्य की किरणें चली जाएंगी तो ये ठंडा होगा। और ठंडा होगा तो पृथ्वी पर चूंकि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो ये गर्मी को रोकने वाला कोई नहीं है, तो ये सारी गर्मियां वापस चली जाएंगी, और जब वापस जाएंगी तो रातें अत्यधिक ठंडी हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर है। अब लेकिन एक बात याद रखना है दोस्तों कि जो ग्रीन हाउस गैस है इसकी बहुत अधिक मात्रा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो इतनी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें आ रही हैं उसकी एक भी किरणों को बाहर जाने ही ना दे। अगर बहुत ज्यादा किरणें मतलब पृथ्वी पर ही आने लग जाएंगी, अवशोषित होने लग जाएंगी, तो पृथ्वी के लोग को दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग होगी, पृथ्वी के सतह पर जो उष्मा है, पृथ्वी के सतह पर जो गर्मी है वो उसमें वृद्धि होने लगेगी, क्योंकि जितने की आवश्यकता है उससे ज्यादा गर्मी जो है ग्रीन हाउस गैस जो है वो पृथ्वी पर रखने लगेगी, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी और इससे जलवायु परिवर्तन होगा, ठीक है। और जैसे ही जलवायु परिवर्तन होगा तो कहीं ज्यादा गर्मी होगी, सतह पर बर्फ वगैरह पिघलेंगे, नदियों में ज्यादा पानी हो जाएगा, फिर हमें दिक्कत होगी। और उदाहरण के लिए वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि हम इसी दर से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते रहे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस का एक मेन गैस है, अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालेंगे और वो जाकर के ग्रीन हाउस गैस के साथ कनेक्ट होगा, तो इससे क्या होगा कि वायु का स्तर जो है वो बहुत गंदा होगा, और औद्योगिक क्रांति से पहले की अपेक्षा 2 गुना गति से, और ये मतलब कि गैस स्टोर होगा ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के ऊपरी सतह पर, और इसके फलस्वरूप वर्ष 2050 तक पृथ्वी का औसत तापमान 5.8 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। अभी जो कि 14.2 के आसपास है या 4 के आसपास है, वो 5.8 मतलब 14 5 19 और 4 इधर 4 8 12 20.2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाएगा। और ये जो है बहुत ज्यादा समस्या क्रिएट करने वाला हो जाएगा, ठीक है। और इससे जो है हमें बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी। हम लोग बिहार जो है, बिहार लगभग हीट वेव्स के चपेट में आ गया था। कई सारे बच्चे स्कूल में मतलब हीट वेव्स की वजह से झुलस गए थे। 96-97 बच्चों के रिपोर्ट्स मिले थे कि वो झुलस गए थे। उसके बाद गर्मी की वजह से कुछ समय तक स्कूलों को बंद करना पड़ा था, ठीक है। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है वो कैसे निकलता है, तो जीवाश्म ईंधनों के जलने से, जैसे पेट्रोलियम वगैरह हम लोग जलाते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। मानव एवं जीव जंतु जो सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। पेड़ पौधे सड़ते गलते हैं, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। और लकड़ी को जलाने से भी, अगर लकड़ी आधी जलती है तो उससे भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे जलवायु परिवर्तन में एक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यह एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस भी है, और यह एक तरीके से प्राकृतिक गैस है, और यह मानव के जीवन को बढ़ाने वाला गैस भी है, और एक तरीके से यह प्रदूषक भी है। अगर इसकी संख्या बढ़ती है तो हमारे लिए नुकसानदायक है, और इसकी संख्या घट भी जाती है तो भी यह हमारे लिए नुकसानदायक है। इसीलिए इसकी संख्या जो है, इसको एक तरीके से
बराबर रखना चाहिए ताकि ग्रीन हाउस गैसों से ना किसी को कोई नुकसान हो, ना ही किसी को कोई ज्यादा दिक्कत हो, ठीक है। और इस तरीके से हम चाहते हैं, चाहे तो हम CO2 या ग्रीन हाउस गैसों को लिमिट करके जलवायु में विशेष परिवर्तन नहीं ला करके हम अपने जीवन को बहुत ज्यादा लंबे समय तक खींच सकते हैं और पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगी, तो पृथ्वी जो है वो एक तरीके से मानव के रहने योग्य रहेगी, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं किसी सिचुएशन में जलवायु परिवर्तन होता है, ग्रीन हाउस गैस में CO2 की मात्रा बढ़ती है, तो इसके वजह से क्या होगा, मौसम प्रतिकूल होगा, हमारे विपरीत होगा, मनुष्य के रहने के विपरीत होगा, चक्रवात आएंगे, तूफान आएंगे, बाढ़ की समस्याएं बढ़ेगी। देखिए चक्रवात कैसे आएंगे, क्योंकि हाई प्रेशर क्रिएट होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से हाई प्रेशर ऑफ विंड्स क्रिएट होगा, मतलब वायु दाब ज्यादा क्रिएट होगा, तो वो समुद्र के आसपास में बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी और वो जो चक्रवात का कारण बनेगी, तूफान आएंगे, उसके बाद बाढ़ की समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि जो पेरेनियल रिवर्स हैं, जो कि हमारे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा है, जो हिमालयों की जो नदियां हैं जिसमें कि वर्ष भर जल रहता है, जो कि हिम नदियों के हिम के बर्फ के पिघलने से जिसमें कि पानी आता है, तो बाढ़ की समस्याएं बढ़ जाएगी, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो वो बर्फ जल्दी जल्दी मात्रा में पिघलेंगे और ज्यादा पिघलने की वजह से बाढ़ की समस्या आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से प्रतिकूल मौसम आएगा, चक्रवात, तूफान, बाढ़ की समस्या आएंगी, अधिकतर स्थान जो है गर्म हो जाएगा, कुछ स्थान सूखाग्रस्त भी हो जाएगा क्योंकि ज्यादा गर्मी होगी, कुछ स्थान पर अत्यधिक वर्षा होने लगी क्योंकि हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वो वायुदाब जो है ऊपर जाएगा, फिर नीचे भरने के लिए, और वो ऊपर जाएगा तो वहां संघनित होगा तो वर्षा कराएगा, ठीक है। लू आ जाएगा, सूखा, बाढ़, इन सभी तरीके की समस्याएं आएंगी। घटते हिमनत, अब जैसे कि बर्फ वगैरह पिघलेंगे तो जैसे जितने बर्फ वगैरह पिघलेंगे तो हिमनत की संख्या घटेगी, और उसके बाद पिघलती समुद्री बर्फ, समुद्र में जो बर्फ है वो भी पिघलेंगे, तो इससे समुद्र में जो है ये क्या कहते हैं, पानी की मात्रा बढ़ेगी और धीरे धीरे करके दिक्कत होगी हमें, ठीक है, क्योंकि पूरा जल ही जल हो जाएगा, समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी जैसा कि मैंने बताया, और छोटे मोटे समुद्री द्वीप, टापू, आइलैंड वगैरह क्या होंगे, पानी हो जाएंगे, सब कुछ नदी के अंदर डूब जाएंगे, सब कुछ पानी के अंदर डूब जाएंगे, ठीक है। समुद्र स्तर में अगर 1 मीटर की भी वृद्धि होती है तो विभिन्न तटीय शहर जो कि समुद्र के किनारे बसे हुए हैं वो सभी डूब जाएंगे। अत्यंत जनसंख्या वाले डेल्टा क्षेत्र जैसे कि बांग्लादेश, मिस्र, भारत और चीन जो है, इन सब जगहों पर बाढ़ आ सकती है, जहां विश्व में सबसे अधिक, ये जो चीन है विश्व में सबसे अधिक चावल की खेती करने वाला था, इन सभी जगहों पर बाढ़ आ सकती है। पारितंत्र और जैव विविधता का भी ह्रास हो जाएगा, गर्मी बढ़ेगी, पेड़ पौधे को नुकसान होगा, पेड़ पौधे सूखने लगेंगे, मरने लगेंगे, इसके वजह से क्या होगा कि पेड़ पौधे मरने लगेंगे तो गर्मी बढ़ेगी, फिर उसके बाद लोग वहां से भाग करके दूसरे जगह जाएंगे, या फिर गर्मी के बढ़ने से लोग बाध्य होंगे कि ठंडे क्षेत्र में जाए, फिर वहां जाएंगे तो फिर वहां भी गर्मी बढ़ेगी। इस तरीके से निकट भविष्य में बहुत सारी दिक्कतें जो है वो हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो क्लियर है, मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। फिर कृषि उत्पादन में भी दिक्कत होगी, चूंकि विश्व के वे क्षेत्र जो भी चावल, गेहूं एवं अनाजों का उत्पादन कर रहे हैं, वे सभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो उतनी मात्रा में है ना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि चावल जो है, चावल में हमें पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है, तो अब बारिश ही नहीं होगी, जब बारिश ही नहीं होगी तो बारिश ना होने की वजह से चावल की खेती में, धान में क्या होगा कि मोटर लगा के या अन्य किसी भी माध्यम से पानी दिया जाएगा, वो पानी ज्यादा टिकेगा नहीं, क्योंकि उसमें वो नेचुरल नाइट्रोजनस वाटर नहीं रहता है, ठीक है। जो बारिश के माध्यम से जो वाटर आता है वो बहुत शुद्ध होता है, नाइट्रोजनस रहता है, और वो चावल के लिए बहुत अच्छा रहता है। गेहूं की बात करते हैं, गेहूं को ओस की आवश्यकता होती है। अब जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ओस कम पड़ेगा, और ओस के कम पड़ने से जलवायु परिवर्तन से गेहूं को जो है दिक्कत होगी, नुकसान होगा, अनाजों को नुकसान होगा, तो इस तरीके से हमें दिक्कत होगी, ठीक है। उसके बाद वाष्पीकरण की संख्या बढ़ जाएगी, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, समुद्र या नदियों के आसपास में वाष्पीकरण ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होने की वजह से मिट्टी जो है मिट्टी में भी जो है जो नमी होगी वो भी धीरे धीरे सूख जाएगी, मानवीय स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। धीरे धीरे क्या होगा कि जलवायु गर्म होगी तो मानव जो है वो एक तरीके से दिक्कत का शिकार हो जाएंगे, मानव को मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर, पीत ज्वर, डेंगू इत्यादि बीमारियां जो है वो सब देखने को मिल सकती है, जिससे कि दिक्कत है, समस्याएं हो सकती है। तो मेरे ख्याल से इन सभी ये वाले प्रश्न को अब आप लोग समझ गए होंगे, और अब आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के समग्र दृष्टिकोण के लिए देशज पारंपरिक ज्ञान को मुख्य धारा में लाने और उसे आधुनिक तकनीकों से जोड़ने की आवश्यकता है। विश्लेषण कीजिए। देखिए, आपदा का प्रबंधन जरूरी है। आपदा का प्रबंधन का मतलब है, या आपदा जोखिम न्यूनीकरण मतलब आपदा से जो भी समस्याएं आती है उसको कम करने के लिए
एक तरीके से जो हमारे देश का जो पारंपरिक ज्ञान है उसको आधुनिकता से जोड़ा जाए, आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाए और उसके माध्यम से आपदा का प्रबंधन किया जाए या आपदा के जोखिम को कम से कम किया जाए, तो उसका विश्लेषण करना है। तो चलिए विश्लेषण करते हैं, देखते हैं, इन सभी बातों को समझते हैं भैया, क्या दिक्कत है। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण आपदा से संबंधित सामाजिक आर्थिक सुविधता को पहचानने, इसका मूल्यांकन करने और न्यूनीकरण के व्यवस्थित दृष्टिकोण को संदर्भित करता है। देश ज्ञान स्थानीय पारिस्थितिकी के आधार पर स्थानीय कौशल ज्ञान और सामग्रियों पर आधारित होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसा माना जाता है कि अगर मिट्टी के कटाव को रोकना है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि दुबरी जो छोटे छोटे घास होते हैं वो लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे मिट्टी का कटाव रुके। और ये हमारा देसी ज्ञान है, ठीक है। तो हम मिट्टी खोद करके भी मिट्टी लगा सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं। और फिर उसको अगर हमको मुख्य धारा से जोड़ना है या मतलब हमको आधुनिक तकनीकों से जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे कि क्रेन वगैरह लाएंगे और भारी मात्रा में मिट्टी वगैरह कोड़ करके बहुत सारे पेड़ पौधे एक साथ लगा देंगे। अब हाथ से मिट्टी कोड़ेंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। अब टाइम लगेगा तो जाहिर सी बात है कि हम दिन में 5 पौधे लगा पाएंगे और क्रेन से लाएंगे तो दिन में 50 पौधे लगा पाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने पुराने ज्ञान और नए ज्ञान को जोड़ करके एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र में एक तरीके से संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित माध्यमों से हम इस मतलब कि आपदा न्यूनीकरण का काम कर सकते हैं। सबसे पहले पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन की चर्चा हम लोग करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि विभिन्न स्थानों पर जैसे सिक्किम वगैरह में थोड़े बहुत छोटे मोटे पहाड़ हैं, तो उसमें भूस्खलन से सुरक्षा के लिए बोल्डर सॉसेज दीवारों का निर्माण किया जाता है। भूक्षरण को कम करने हेतु ढलवा खेती की जाती है। जल पूर्वानुमेयता वाटर प्रेडिक्टिबिलिटी को नियंत्रित करने के लिए ग्लेशियर ग्राफ्टिंग और कृषि प्रणालियों के विविधीकरण हेतु लंबवत ऋतुपात आदि आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कि जो पर्वत वगैरह के क्षेत्र होते हैं उसमें क्या होता है कि पर्वत के जो निचले हिस्से होते हैं उसमें बोल्डर बड़े बड़े पत्थरों को रख दिया जाता है, ठीक है, और भारी संख्या में पत्थरों को रख दिया जाता है ताकि भूस्खलन वगैरह हो तो वो नीचे मिट्टी ना आए, ठीक है। और भूक्षरण को कम करने के लिए, मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए, क्योंकि पहाड़ का इलाका ढलवा इलाका होता है, बारिश होगी तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाएगी। तो ऐसे करके भूक्षरण को कम करने के लिए ऐसे करके एकदम तिरछे खेती वगैरह किए जाते हैं, ढलान रूपी खेती वगैरह किए जाते हैं, ताकि अगर बारिश भी हो तो वो ढलान के माध्यम से वो सारी पानी जो है वो नीचे निकल जाए, ठीक है। और जल अगर ज्यादा हो सकता है, पहाड़ों पर जल ज्यादा हो तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी चेक की जाती है कि ऊपर में कितना ग्लेशियर है, कितना ग्राफ्टिंग है, कितनी बर्फ वगैरह पिघलेगी, ठीक है। इस तरीके से जो है आपदा प्रबंधन या जोखिम न्यूनीकरण की चर्चा जो है या जोखिम न्यूनीकरण में हमारी सहायता हमारी सहायता होती है। अब है मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, जिसमें कि हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा जो मरुस्थलीय की अगर बात करें तो हमारा राजस्थान का इलाका है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पानी वगैरह की दिक्कत है, ठीक है, और पानी वगैरह की दिक्कत है तो उसमें हम क्या करते हैं, तो उस सिचुएशन में हम पानी को इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं कि घर के आसपास में ऐसे करके, ये एक पिक्चर ले लेता हूँ, घर के आसपास में हम क्या करते हैं एक कुंड बना देते हैं और उस कुंड को हम अपने क्या करते हैं कि एक तरीके से अपने घर के छतों से जोड़ देते हैं। अब थोड़े बहुत जब भी पानी वगैरह बरस गए, कभी पानी बरसने से क्या होता है, इसके माध्यम से ये सारे पानी यहाँ आकर के इकट्ठे हो जाते हैं इस कुंड में, ठीक है। अब इस कुंड में इकट्ठे हो गए, अब इस कुंड में हम ट्यूबवेल लगा देते हैं या अन्य कोई मोटर वाला माध्यम लगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम फिर यहाँ पर क्या करते हैं, पानी को फिल्टर करते हैं। पानी को फिल्टर करने के बाद ट्यूबवेल के माध्यम से या मोटर के माध्यम से, अन्य किसी माध्यम से उस पानी को निकाल करके पी सकते हैं, खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन भी हमें देखने को मिलता है। आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब है तटीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन। तो चलिए इसकी भी चर्चा करते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। जो तट की बात करते हैं तो हमारा जो भारत है ना, इसमें जो तटीय इलाके हैं वो हमारा भारत कुछ इस तरीके से है, ठीक है। हम अभी भारत के निचले हिस्से की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे मान के चलिए हमारा भारत है, तो हमारा भारत का ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, और ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। दोनों तटों पर जो है मछुआरे वगैरह, खास करके इस तट पर मछुआरे वगैरह रहते हैं और ये सब जो है एक तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। तो किसके माध्यम से करते हैं, तो मछुआरे जो है मछली के माध्यम से करते हैं। फिर उसके बाद आपको एक तरीके से चींटियों को खा करके, घोंगे मेढक वगैरह को खा करके, सफेद कीड़ों को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो इन सब को ये लोग कैसे करके मतलब अपने आप के जीवन में संयोजित करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि चक्रवात का पूर्वानुमान लगाते हैं कि चक्रवात का पूर्वानुमान कैसे लगाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं
चक्रवात आने वाला है, तो चूंकि सबसे ज्यादा चक्रवात तो समुद्र के किनारे इन सब क्षेत्रों में उगेगा, तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये चक्रवात या तो यहाँ से टकराएगा, या इधर उड़ीसा वगैरह से टकराएगा, या बंगाल से टकराएगा, या इधर आंध्र प्रदेश से या केरल वगैरह से टकराएगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये काली चींटियों के व्यवहार से ये जो काली चींटियां वगैरह है ना, इन सभी को पता चल जाता है कि भैया चक्रवात आने वाला है। घोंगे जो है, जिसको डौका वगैरह भी बोलते हैं बिहार में, घोंगे सीप जिसका जो ऊपर वाला होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो मेढक वगैरह टरटराने लगता है जब चक्रवात वगैरह आने लगते हैं। सफेद कीड़े जो है अपना व्यवहार बदल लेते हैं। तो ये लोग जो है ना, ये लोग जो तट के किनारे रहते हैं, ये लोग इन सभी को देख करके अनुमान लगा लेते हैं कि आगे चक्रवात आने वाला, हमें अपना भोजन के लिए इन सब चीजों को मतलब भोजन वगैरह इकट्ठा कर लेना चाहिए और तैयार रहना चाहिए, ताकि हम इन सभी आपदाओं से निपट सके। ठीक है, क्लियर है मेरी बातों को आप लोग समझ गए? आगे बढ़ते हैं, नदी घाटी प्रबंधन की बात करते हैं। जैसे कि असम के नंदेश्वर गांव के स्थानीय लोगों ने नहर तटबंध के साथ बांस रोपण जैसी स्वदेशी रणनीति का उद्देश्य प्रतिवर्ष तटबंधों को उनमें दरारों के पड़ने और भारी वर्षा के समय उनके बह जाने से बचाकर स्थानीय लोगों के जीवन को बचाना। जैसे कि होता क्या है ना नदी घाटी प्रबंधन में, कि नदी के किनारे जो है ना कई सारे बांस ऐसे खड़े कर दिए जाते हैं। ठीक, ऐसे बांस लगा दिए जाते हैं। अब सटा के बांस लगा दिए जाते हैं, उसके आसपास में बोरे वगैरह रख दिए जाते हैं। अब नदी में बहुत ज्यादा पानी आता है, तो ये बांस और ये बोरे जो है, ये क्या करते हैं कि एक तरीके से नदी के पानी के फ्लो को रोकते हैं, और इससे तटबंधों पर दरार नहीं पड़ती है, और भारी वर्षा के समय भी ये जो बांस और बोरे जो है बहते नहीं है, और स्थानीय लोगों का जीवन इससे बच जाता है। ठीक है, क्लियर है? मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ भूगर्भीय जोखिम प्रबंधन की बात करें तो जैसे कश्मीर में भूकंप जो है मतलब कि पहाड़ी इलाका है, तो मतलब क्या होता है कि एक तरीके से पहाड़ी इलाका है तो भूकंप वगैरह ज्यादा आता है, भूगर्भ में कुछ घटनाएं ज्यादा होती है, तो ये लोग क्या करते हैं लकड़ी वगैरह के घर बनाते हैं। ठीक है, ताकि जो है अगर घर टूटे भी तो, या अब जैसे कि दीवार वगैरह होता है ईंट का, तो अगर भूकंप वगैरह आता है तो कई दीवारों में दरारें पड़ जाती है, लेकिन लकड़ी के अगर घर वगैरह बनाते हैं तो उसको अगर हिलने डुलने भैया कुछ भी हो तो उसमें दरारें वगैरह नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से भी जोखिम प्रबंधन होता है। जल साधन प्रबंधन की बात करें तो जल साधन प्रबंधन की एक चर्चा तो हमने अभी ऊपर में की ही है, जिसमें राजस्थान में मैंने बताया कि पानी को लोग स्टोर करते हैं, और फिर उसके बाद जो है मतलब कि क्या कहते हैं उस पानी का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से त्रिपुरा में क्या होता है, रात्रि में जो एक फूल खिलता है चमेली, और चमेली के फूल को देख करके वहां के लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि वर्षा कब होगी कब नहीं होगी, वो लोग पूर्वानुमान लगा लेते हैं। और यह स्वदेशी ज्ञान उन्हें कृषकों द्वारा पूर्व से ही मिला हुआ है। ठीक है, मतलब उनके जो पूर्वज थे उनसे ही मिला है, और पूर्व से ही वो फसल वगैरह की गतिविधियों और योजना वगैरह बना करके रखते हैं, ताकि बाद में उन्हें फसल से संबंधित कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, क्लियर है? मेरे ख्याल से आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। और क्या लिखा हुआ है, आधुनिक तकनीक के साथ मुख्य धारा में लाने की विधियां। तो देखिए इन सभी बातों की चर्चा हमने की है। ठीक है, इसी के साथ ये स्वदेशी प्रथाओं को हमने भी अभी चर्चा की, उन्हें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पायलट कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। स्वदेशी ज्ञान और आधुनिक तकनीकों के मध्य समन्वय स्थापित करने की बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, अनुसंधान किए जाते हैं, शिक्षण संस्थान वगैरह के माध्यम से इनकी जानकारी दी जाती है, जागरूकता निर्माण कार्य वगैरह संचालित किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार नीति निर्माण प्रक्रिया राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों के साथ साथ सभी हितधारकों के द्वारा मतलब कि स्वदेशी ज्ञान को समावेशित करने का प्रयास किया जाता है। फिर स्वदेशी ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर संस्थागत संरचनाओं का निर्माण होता है, जिससे कि आपदा को कम से कम किया जा सके। फिर नीतिगत स्तर पर अर्थात विधायक हो, प्रशासक हो, सामुदायिक स्तर पर स्थानीय नेताओं के माध्यम से एवं प्रभावशाली नागरिकों के माध्यम से आपदा को न्यूनीकृत करने की कोशिश की जाती है, आपदाओं को कम करने की कोशिश की जाती है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद यही सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे गए, इसको मैं क्या ही बताऊं। और आगे चलते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है कि समुदाय आधारित प्रबंधन गरीबी मिटाने का एक साधन भी है, कैसे? तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि आपदा प्रबंधन को अक्सर एक अलग थलग प्रक्रिया समझा जाता है, लेकिन यह गरीबी हटाने का भी साधन बन सकता है किसी सिचुएशन में। देखिए, आपदाओं में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होता है तो वो गरीब परिवार होता है, और भारत के गरीब लोग खाना पीना, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से आज भी वंचित है। आपदा एक झटके में आती है और उनकी सारी गाढ़ी कमाई बर्बाद कर देती है। जैसे कि बाढ़ आ गया तो सारा फसल बर्बाद, घर बर्बाद, खुद बर्बाद, भैया खाने को पैसे नहीं है, जीने को पैसे नहीं है, सड़क किनारे तंबू लगा के रह रहे हैं। इससे वे फिर से गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। और समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन जो है एक प्रकार की स्थानीय प्रक्रिया है, जिसमें कि वर्तमान कार्य नीतियां जो है
वो शामिल होती है, जो कि स्थानीय लोगों को मजबूत करती है तथा जीवन और जीविका की सुरक्षा बढ़ाती है। इस प्रकार की क्षमताओं का निर्माण करके स्थानीय समुदाय को उन आघातों और आफतों से बचाया जा सकता है जो कि आपदाएं अपने साथ लाती है। अब चलिए मैं इसको समझाऊंगा, कैसे समझाऊंगा वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए, लगता है ये छोटा सा ही है, फिर भी मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा। तो ऐसा है कि जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं जो कि दशकों से चली आ रही है, और इससे क्या होता है कि एक झटके में सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन से एक तरीके से क्या होता है कि मतलब बड़े पैमाने पर लोगों को कभी कभी फायदा होता है। अब कैसे होता है वो बताता हूँ। समुदाय में लोग मिल करके अब बाढ़ को रोकने की कोशिश करते हैं। गांव के लोग गए, तटबंध बना दिया तो बाढ़ रुक गई, तो समुदाय में लोगों की गरीबी भी बच गई, लोग गरीब भी नहीं हुए, उनका घर वगैरह बर्बाद नहीं हुआ। तो इस तरीके से एक तरीके से समुदाय से कभी कभी गरीबों का कल्याण भी हो जाता है। अब एक सिचुएशन ऐसा भी मान लेते हैं, हो सकता है बाढ़ वगैरह आया और बारिश में सारे घर बह गए। अब सरकार ने बोला कि भैया ठीक है, सबको हम 50,000 रुपया मुफ्त में दे देंगे। अब किसी की संपत्ति 25,000 की ही थी, लेकिन उसको 25,000 रुपए का अतिरिक्त प्रॉफिट हो गया, क्योंकि सरकार ने तो उसे 50,000 रुपए दे दिए। अब 25,000 रुपए का उससे अतिरिक्त बचत हो गया। तो इस तरीके से क्या हो गया कि आप एक तरीके से समुदाय प्रबंधन के माध्यम से ही क्या हुआ, आपदा को भी बचाया जा सका, आपदा को भी रोका जा सका, और साथ में इससे क्या हुआ कि गरीबी को भी कम किया जा सका। तो यही सारी बातें जो है लिखी गई हैं। अब दूसरा जो गैस पेपर है उसमें क्या है कि प्रश्न है आपदा क्या है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। डिजास्टर क्या है, आपदा क्या है, और आपदाओं के बारे में हम जान चुके हैं। वायु जनित आपदा क्या है, तूफानी चक्रवात, समुद्र तूफानी लहर, जल जनित आपदा, धरित जनित आपदा, संक्रामक रोग, इन सभी की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। जल और जलवायु से संबंधित आपदा, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, बादल फटना, ये सब चर्चा कर चुके हैं। जैविक आपदा, महामारी, विनाशकारी कीटनाशकों का आक्रमण। दरअसल देखिए दोस्तों, बात यह है ना कि ये वाला जो गैस पेपर है इसको मैंने खुद नहीं बनाया, इसको बनाया गया श्री चक्रधर पब्लिकेशन की ओर से। मैं उसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं उनका समर्थक हूँ, ठीक है, और ना ही मैं उसका विरोधी हूँ। लेकिन ये जो गैस पेपर है ये फुल्ली एकदम सही है, क्योंकि मैंने खुद से आप लोगों के बीपीएजी 171 पुस्तक को पढ़ा है, और पढ़ने के पश्चात मुझे ऐसा लगा कि ये गैस पेपर परफेक्ट है आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए, और इसीलिए मैंने इसको कंसीडर किया। क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी बहन की शादी है, और आज कुमरम, हल्दी और मेहंदी का कार्यक्रम था, और सभी कार्यक्रमों को समाप्त करने के पश्चात मैं वीडियो बना रहा हूँ। रात के लगभग 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, और मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इधर रिसेंट में ही 1-2 दिनों के बाद आप लोगों के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो दुर्घटनाएं ये सब तो चर्चा कर चुके हैं। प्रबंधन क्या है, प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन वही है जिसके माध्यम से हम आपदा को कम कर सकते हैं, या आपदा को रोकने का प्रयास कर सकते हैं, या फिर आपदा के आने के बाद हम क्या करते हैं, तो आपदा से जो है ना हुई नुकसान से निपटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपदा क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में हम जान चुके हैं, ठीक है। तो इन्हीं आपदाओं को रोकने के लिए जो मानवीय प्रयास किए जाते हैं उसे ही हम प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई बाढ़ आया, बाढ़ आने के बाद क्या हुआ कि बाढ़ आने से क्या हुआ, तो हम क्या किए कि जल्दी से जल्दी गए, नदी के तटबंधों को बांधने की कोशिश की, नदी के तटबंध बांध दिए तो बाढ़ रुक गया। तो ये प्रबंधन हुआ। मान लेते किसी कारण से बाढ़ आ गया तो हमने क्या किया कि हम लोग सभी के सभी एक साथ कई दूसरे जगह माइग्रेट हो गए, वहां पर कैसे जैसे तैसे करके हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और फिर जब बाढ़ चला गया तो हम लोग फिर से अपनी जगह पर आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रबंधन होता है। या फिर क्या होता है, बाढ़ के पूर्व ही तटबंध बांध दिया गया तो बाढ़ आएगा ही नहीं, या फिर अगर बाढ़ आ गया तो लोग ये प्रयास करते हैं कि कम से कम बाढ़ को रोका जा सके या कम किया जा सके, या इस तरीके से किया जा सके कि लोगों को सामूहिक रूप से भोजन वगैरह प्राप्त हो। या बाढ़ के दरमियान अब लोग जो है कहीं दूसरे शिविर में चले गए हैं, शिविर सरकार द्वारा बना दिया गया और सरकार शिविर में भोजन वगैरह दे रही है, तो ये भी प्रबंधन का एक हिस्सा है, ठीक है। अब है समुदाय आधारित प्रबंधन, CBDM, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, भारत में लचीली रिजिलिएंट आपदा तैयारी हेतु मुख्य सिद्धांत, विशेषताओं और महत्व पर प्रकाश डालिए। तो जो समुदाय आधारित प्रबंधन है, CBDM में आपदा जोखिमों को कम करने के लिए हस्तक्षेप गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला सम्मिलित की गई है, जिन्हें मुख्य रूप से जोखिम वाले क्षेत्रों के निवासियों द्वारा उनकी तत्काल आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के आधार पर डिजाइन किया जाता है। हियांगो घोषणा 2005 स्थानीय स्तर आपदा के जोखिम को कम करने के लिए समुदाय स्तरों पर क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण करने पर बल देती है। जैसे कि जो समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की बात करते हैं ना, तो इसमें एक मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। तो होता क्या है कि जैसे कि कुछ जो बाढ़ जनित स्कूल्स होते हैं, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, या सुखाड़ जनित स्कूल्स होते हैं, तो उनके दीवारों पर लिखा जाता है कि ये
बाढ़ ऐसे है तो बाढ़ से हमें बचने के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए, हमें ऐसे-ऐसे चीज़ें करनी चाहिए, बाढ़ आए तो तटबंध बनाना चाहिए, बाढ़ आए तो ये करना चाहिए, या सुखाड़ आए तो भोजन के लिए हमें ये करना चाहिए, सुखाड़ आए तो पानी के लिए इस तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए। या जो सामुदायिक भवन होता है, जैसे कि पंचायत भवन हो गया या मुखिया का घर वगैरह हो गया या सार्वजनिक दीवार वगैरह, इन सभी चीज़ों पर जागरूकता कार्यक्रम वगैरह फैलाए जाते हैं, ठीक है? जिससे कि एक समुदाय तक आपदा के प्रबंधन की जानकारी मिल सके, जिससे वो किसी आपदा जो कि उसके आसपास के क्षेत्रों में आती, चाहे बाढ़ आए, सुखाड़ आए, भूस्खलन आए, हिमस्खलन आए, तो उन्हें उनकी जानकारी मिलती है ताकि वो उन चीज़ों से निपट सके। मतलब ये सब जो है, जो कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है। सरकार ही इन सभी जानकारी को लोगों तक, समुदायों तक पहुँचाने की कोशिश करती है, ठीक है? और कुछ जगह पर नुक्कड़ नाटक वगैरह आयोजित किए जाते हैं और बताए जाते हैं भैया ऐसे-ऐसे चीज़ें आपको करनी है, कार्यक्रम वगैरह आयोजित किए जाते हैं ताकि लोगों को ये बताया जा सके आपके आसपास के क्षेत्र में कौन सी आपदाएँ आ सकती हैं और उन आपदाओं से आप कैसे निपट सकते हैं, ठीक है? और इसके मुख्य सिद्धांत है, जैसे बहुहितधारकों की भागीदारी। क्षेत्र में जो मौजूद हितधारक हैं, मतलब क्षेत्र में जो बड़े-बड़े नेता हैं, गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ हैं या समुदाय आधारित संगठन है, सीबीओ है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या व्यापारी हैं बड़े-बड़े, या फिर अन्य निर्वाचित प्रतिनिधि जैसे विधायक हो गया, सांसद हो गया, तो ये सब अपनी-अपनी ओर से लोगों के अंदर जागरूकता भरने की कोशिश करते हैं, अपने स्तर पर आर्थिक रूप से भी मदद करते हैं, उसके बाद शारीरिक रूप से भी मदद करने की कोशिश करते हैं। फिर समुदाय के नेतृत्व में भागीदारी के दृष्टिकोण की बात करते हैं, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने स्तर से अपना-अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देता है ताकि अपने-अपने कंट्रीब्यूशन से वो आपदा को रोक सके, आपदा को कम कर सके, ठीक है? फिर समय एवं संसाधन का बजटीकरण। अब जैसे कि अब ऐसा तो नहीं है कि आप बाढ़ आ गया तो हमारे पास बजट नहीं है, तो फिर क्या होता है कि लोग चंदा वगैरह मिला करके बाढ़ से निपटने का प्रयास करते हैं, या सुखाड़ आ गया तो लोग चंदा वगैरह मिला करके भोजन जुटाते हैं। तो ये सब क्या है? समय संसाधन का बजटीकरण है, ठीक है? उसके बाद अभिसरण कंजर्वेशन के लिए मंच, राष्ट्रीय और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का अभिसरण सामुदायिक आपदा प्रबंधन के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि सरकार जो है, जैसे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय फसल बीमा योजना चलाई जाती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि फसल अगर नुकसान हो गया तो सरकार जो है पैसे देती है, या फिर राष्ट्रीय किसान सम्मान निधि योजना चलाई जाती है, जिसमें कि किसान को हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं। तो उससे क्या हुआ है कि ये एक तरीके का कार्यक्रम है जिससे कि आपदाओं से निपटने की कोशिश की जाती है। जैसे कि अब आपदा जो किसान सम्मान निधि है, अब क्या है कि भैया आप हो सकता है आपको फसल में नुकसान हो गया हो, आपको घर से लॉस हो गया हो, आपने कर्ज लेकर के काम किया हो, तो उस सिचुएशन में आप दिक्कत में आ गए, तो उस सिचुएशन में वो 6,000 रुपए शायद आपके काम आ जाए, ठीक है? समावेशी दृष्टिकोण, जैसे कि किसी समुदाय की महिला, बच्चे, दिव्यांग व्यक्ति को किसी कोई दिक्कत हो तो उस तरीके से जो है, एक तरीके से उन सभी को लोगों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके आपदा विपदा के समय में, और लोगों को मदद की जा सके, ठीक है? मेरे ख्याल से अब आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। विशेषताओं की बात करें तो स्थानीय समुदाय पर ध्यान केंद्रित करना, जो आसपास के समुदाय है जहाँ पर आपदाएं आती है, तो उनकी पहचान करना और उनके लिए योजना वगैरह बनाना ताकि उनको जो है फायदा हो सके, ठीक है? क्लियर है? उसके बाद एकीकृत दृष्टिकोण अपना करके जो भविष्य में जो मतलब कि दिक्कतें आएंगी उसका जोखिम का आकलन करना, फिर योजना वगैरह का निर्माण करना ताकि उसके लिए आपदा का प्रबंधन हो, क्षमता विकास और प्रशिक्षण, ऐसे काम करना जिसके माध्यम से व्यक्ति खुद को, अपने आप को मतलब परफेक्ट पाए और किसी भी आपदा के समय में खुद को एक तरीके से मजबूत करे और उस आपदा से लड़े, ठीक है? लचीली रिजिलियंट आपदा तैयारी हेतु सीबीडीएम का महत्व। देखिए, स्थानीय समाधान सबसे पहले ये कोशिश किया जाता है सीबीडीएम के तहत कि व्यक्ति जो है ना, या जो समुदाय है, वो स्वयं से उस मतलब समस्या का, उस आपदा का समाधान कर ले और अपने पारंपरिक ज्ञान के माध्यम से ही वो अपनी समस्याओं का समाधान कर ले। फिर बाद में जब ऐसा नहीं होता है तो कुछ लागत समुदाय के सदस्य के जो होते हैं, उस समुदाय के भीतर जो है कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं, श्रम वगैरह इकट्ठा करके फिर वो क्या करते हैं, आपदा की तैयारी करते हैं। और फिर उसके बाद जैसे बाढ़ वगैरह आया तो कुछ लोग समुदाय में मिल करके बाढ़ से निपटने के लिए अब मान लेते हैं कि 50 टेलर मिट्टी की जरूरत है, तो दूसरे जगह से मिट्टी काट करके लाते हैं, तो 50 टेलर मिट्टी के पैसे वगैरह वो लोग लागत जो जितनी लगती है वो लोग एक कम्युनिटी के अंदर से लोग पैसे इकट्ठा करके देते हैं। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, वो उस मिट्टी को उस नदी के किनारे भरते हैं ताकि जो है ना, मतलब कि बाढ़ को रोका जा सके। इसी तरीके से और भी है, प्रथम अनुयायी कृत्या तथा अंत तक मौजूद, मतलब कि आपदा के दौरान समुदाय जो होते हैं वो अग्रिम पंक्ति में होते हैं और वे सभी एजेंसियों के साथ मिल करके अपने अपने हित में काम करते हैं, ठीक है? सामाजिक सामंजस्य एवं सहयोग की मदद से भी हम जो है आपदा प्रबंधन को कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से हम
मतलब सीबीडीएम के कुछ बहुत अच्छे-अच्छे एग्जांपल्स जो है काठमांडू वैली अर्थक्वेक रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, बांग्लादेश अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ये सब सीबीडीएम के एग्जांपल है। क्या मानव जलवायु में परिवर्तन ला सकते हैं? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऐसा सत्य है कि मानव जो है जलवायु में परिवर्तन ला सकते हैं और उसी परिवर्तन के कारण आज की सिचुएशन ऐसी है कि हम लोग हीट वेव्स को झेल रहे हैं। मानव सदा से ही प्रकृति का दास रहा है, लेकिन अभी का दौर ऐसा हो गया कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम प्रकृति को अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रकृति धीरे-धीरे विनाशकारी होती जा रही है, ठीक है? लगभग 220 वर्षों, 240 वर्षों पूर्व औद्योगिक क्रांति नहीं थी, मशीन्स वगैरह नहीं थे, जिसके फलस्वरूप हमारे पर्यावरण में उतनी कोई दिक्कतें नहीं थी, ठीक है? लेकिन मशीन को चलाने के लिए जब मशीन्स वगैरह आए तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी। ज़्यादातर ऊर्जा कोयले के माध्यम से, तेल जैसे ईंधन के माध्यम से प्राप्त होती है, जिन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और ये सब जीवाश्म ईंधन क्या करते हैं, जब ये जलते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है तो ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को मतलब दिक्कत क्रिएट करता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट लिमिटेड होना चाहिए। ग्रीन हाउस गैस लिमिटेड होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से वायु ग्लोबल वार्मिंग होती है, मतलब पृथ्वी में जो उष्मीकरण है, गर्मी है, वो बढ़ती है और फिर लोगों को दिक्कत होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के औद्योगिकरण या कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, मीथेन बढ़ता है, ओजोन, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी जो जहरीली हवाएं हैं, गैस है, वो सब पृथ्वी पर बढ़ने लगते हैं। और इससे क्या होता है कि दिक्कत होती है तो फिर जो है यह एक तरीके से मनुष्य के जलवायु परिवर्तन के लिए, यह एक तरीके से मनुष्य के द्वारा जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो जाता है, क्योंकि मनुष्य ऐसे काम करता है जैसे कि जलवायु परिवर्तन होता है। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के प्रवेश द्वार क्या है? स्कूल किसी समुदाय के भरोसे के प्रतीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि सभी स्कूलों में अक्सर क्या होता है कि दीवारों पर लिखा जाता है कि आपके आसपास के क्षेत्र में ये आपदाएं आती है, ये बाढ़ आता है, सुखाड़ आता है, आपको ऐसे निपटना चाहिए, आपको ऐसी समस्याओं का समाधान ऐसे ऐसे करना चाहिए। जब कोई आपदा आती है तो खास करके अक्सर जो है ना लोगों को स्कूलों में ठहराया जाता है, शिविर बना करके स्कूलों में शरण दिया जाता है, ठीक है? और वहीं पर स्वास्थ्य सुविधाएं, खाने पीने की चीजें वगैरह उपलब्ध करवाई जाती है। जैसे कि कोविड का जो समय था, जब कोविड का स्टार्टिंग में जब वैक्सीकरण हो रहा था, वैक्सीनेशन दिया जा रहा था, मतलब वैक्सीनेशन मतलब कोविड के वैक्सीन लगाए जा रहे थे, तो उस समय में अधिकतर स्कूलों के अंदर ही कोविड के वैक्सीन लगाए जा रहे थे। सभी स्कूल्स वगैरह बंद थे और स्कूलों में जाकर के लोग कोविड का वैक्सीन ले रहे थे। तो वो क्या था, इसके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही थी। अब जब कभी किसी क्षेत्र में बाढ़ वगैरह आता है तो ऐसे स्कूल की खोज की जाती है जहां पर बाढ़ का पानी ना गया हो, और वहीं पर लोगों को ठहराया जाता है, वहीं पर भोजन वगैरह दिए जाते हैं। तो इस तरीके से स्कूलों को सुरक्षित स्थल की संज्ञा दी जाती है, ठीक है? तो कुल मिलाकर के स्कूल वगैरह या सामुदायिक भवन वगैरह हो गए, तो इस तरीके से जो है ना कुल मिलाकर के हम ये देखते हैं कि ये समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के प्रवेश द्वार हैं। स्कूल हो गया, फिर उसके बाद मंदिर वगैरह हो गए, ठीक है? मंदिर के साथ साथ सामुदायिक भवन हो गया, पंचायत भवन हो गया, फिर उसके बाद अन्य और भी सरकारी भवन हो गए जहां पर लोगों को ठहराया जाता है और वहीं पर से सभी चीजें मुहैया कराई जाती है, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है, खाने पीने की चीजों की पूर्ति की जाती है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के क्या होता है, तो आपदा प्रबंधन होता है, ठीक है? अब रासायनिक आपदाओं के प्रति भारत की सुभेद्यता पर चर्चा कीजिए। इस संदर्भ में भारत में रासायनिक जोखिम से निपटने हेतु की गई सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा कीजिए। देखिए, रासायनिक उद्योग जो रसायन है वो अधिकतर आधुनिक औद्योगिक प्रणालियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, और औद्योगिक प्रणालियों का आधार होने के कारण बड़े पैमाने पर सरकार, निजी क्षेत्र और समुदाय के लिए आपदा प्रबंधन हेतु यह एक गंभीर चिंता का विषय बन गया। जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, यह एक रासायनिक आपदा थी। इसमें कई सारे औद्योगिक कर्मचारी मारे गए थे, निकटवर्ती बस्तियों में निवास करने वाले लोग मारे गए थे, और रातों रात उस कंपनी का मालिक भी भाग गया था, ठीक है? तो इसके लिए भारत ने कुछ मतलब कि कुछ चीजें जो है वो अपनी तरफ से लागू की है। जैसे कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, अनियोजित शहरीकरण और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में विकास के साथ साथ उच्च जनसंख्या घनत्व जो है, इसके लिए मतलब कि कुछ कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है? पुराने उद्योग धंधों का जो गैर प्रतिस्थापन हो रहा है, खतरनाक रसायनों का अवैध भंडारण रोकने की कोशिश की जा रही है, ठीक है? अभी फिलहाल ऐसा हो रहा है, ठीक है? असंगठित और अनियोजित क्षेत्रों की अत्यधिक उपस्थिति है। खतरनाक रसायन जैसे क्लोरीन, एलपीजी आदि से संबद्ध एमएसएमई की बड़ी संख्या में उपस्थिति है। ये सब हमारे लिए समस्याएं हैं। खतरनाक रसायनों के निपटान से संबंधित खामियों को रोकने हेतु पर्याप्त कानून नहीं है, तो ये सब हमारे लिए अभी दिक्कत है, ठीक है? लेकिन उसके लिए भी कुछ किए गए हैं। वो क्या क्या किए जा रहे हैं वो हम लोग चर्चा करते हैं। तो
जैसे कि रासायनिक आपदा से संबंधित जो जोखिम है उससे निपटने हेतु सुरक्षा की जो पहले भारत सरकार द्वारा की गई उसमें क्या है कि परिवहन दायित्व बीमा और क्षतिपूर्ति आदि सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है। ठीक है, उदाहरण के लिए विस्फोटक अधिनियम 1884 लागू किया जब भोपाल गैस त्रासदी शायद हुआ था। उसके बाद सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, अगर कुछ होता है तो सार्वजनिक रूप से बीमा दिया जाएगा। 1991 में लागू है। आपदा अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005 में लागू हुआ है। ठीक है, नए नियम जैसे खतरनाक रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात, ठीक है, नियम, रासायनिक दुर्घटना हेतु आपातकालीन योजना तैयारी एवं प्रतिक्रिया, फिर गैस सिलेंडर नियम, खतरनाक अपशिष्ट नियम, डाक वर्कर्स नियम इत्यादि के निर्माण और इनके शोधन के माध्यम से विधिक ढांचे को सुदृढ़ किया गया है। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एसोसिएशन या एक्ट जो बोल लें, इसके द्वारा रासायनिक आपदा प्रबंधन हेतु अत्यंत विशिष्ट दिशा निर्देश लागू किए जाते हैं और किए गए हैं, जो रासायनिक आपदा के तैयारियों के लिए विभिन्न स्तरों पर सक्रिय सहभागी बहुविषयक और बहुविषयक क्षेत्रीय दृष्टिकोण तथा प्रतिक्रिया को संदर्भित करते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में रासायनिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सीआईएफ मुख्य कारखाना निरीक्षालय को भी पुनर्स्थापित किया जा रहा है। तो इस प्रकार ये वाला गैस पेपर भी खत्म होता है। अब तीसरे गैस पेपर में आते हैं, विपदा के बारे में बात करते हैं। विपदा क्या है? तो देखिए, विपदा को संभावित या अव्यक्त प्रसूत कारण के रूप में परिभाषित किया गया, जो कि तभी प्रक्रियाशील होती है जब कारणों का संरूपण प्राकृतिक या मनुष्यकृत या दोनों उपस्थित हो। उदाहरण के रूप में जनसंख्या क्षेत्र में एक रासायनिक संयंत्र विपदा उपस्थित करता है, जिससे कि उस क्षेत्र में या आसपास पड़ोस में जीवन या संपत्ति के कुछ संभावित विपदा हो। आपदा अनुमानिक विध्वंस की वास्तविक घटना है, इसलिए आपदा वह घटना जो क्षति पहुंचाए, पारिस्थितिक विघटन करे, मानव जीवन की क्षति और स्वास्थ्य और सेवाओं में गिरावट करे, प्रभावित क्षेत्र या स्वास्थ्य समुदाय के बाहर असाधारण प्रत्युत्तर के पर्याप्त स्तर पर आश्वासन दे। जबकि एक विपदा तकनीकी रूप से कोई आपदा नहीं है जब तक विपदा आगे न हो। आपदा में बड़े स्तर पर जीवन और संपत्ति का नुकसान होता है। यह एक आकस्मिक प्रारंभ होने वाली घटना है जिसमें बड़े स्तर पर बाहरी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, जो सामाजिक व्यवस्थाओं और प्रक्रिया के सातत्य को संकट में डालती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात आदि जो है ये सब प्राकृतिक विपदा है। ठीक है, अब जैसे मानवीय परिणामों के आधार पर आपदा को परिभाषित किया जाना चाहिए, न कि घटना जो कि इसका कारण हो। ठीक है, भूकंप, बाढ़ और चक्रवात प्राकृतिक विपदा है जो भारी मात्रा में जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, जब विपदा तंत्र प्राकृतिक या मनुष्य क्रियाशील हो। देखिए, विपदा एक तकनीकी संकल्पना है जो कि अभियांत्रिकी और प्रबंधन के विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग किया जाता है। आपदा के घटनाओं में होने वाले नुकसान का अनुमान लगाने के लिए और इसके होने की अपेक्षित संभावना के बारे में तत्व जीवन और संपत्ति के रूप में जाने जाते हैं। और आपदा की घटना में जिनकी क्षतिग्रस्त होने की संभावना होती है, मतलब यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी गई है, मैं इसको समझाने की अभी कोशिश करूंगा, और जैसे ही मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा तो संभवतः आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए, आपदा की बात करते हैं तो आपदा में होता क्या है कि कुछ घटनाएं होती है। ठीक है, जैसे कि भूकंप आया, बाढ़ आया, चक्रवात आया, तो ये सब क्या हो गया, एक आपदा हो गया। ठीक है, आया और चला गया। लेकिन जब ये क्यों आया, किस रीजन से आया, हम जब इसकी चर्चा करते हैं तो ये प्राकृतिक रूप से आया हो या मनुष्य के द्वारा आया हो तो उसे हम विपदा कहते हैं। ठीक है, आपदा जो मतलब आया चला गया वो आपदा हुई, लेकिन जब इसके पीछे के कारण की जानकारी हम प्राप्त करते, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो या मनुष्यकृत रूप से हो, तो वह जो है हमारे लिए विपदा के रूप में आ जाती है। जिसमें कि विपदा की अगर हम पहचान करें तो इसमें क्या होता है कि विशिष्ट कोई प्राकृतिक कारण हो या प्रौद्योगिकी या रासायनिक प्रक्रिया की खोज हो या कोई रासायनिक कुछ हुआ हो जिसके वजह से हो सकता है कि घटना हुई हो या आपदा आया हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, विपदा कहेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विपदा का प्रेक्षण और ज्ञान। तो आकस्मिक प्रारंभिक विपदा, तो देखिए जो स्टार्टिंग वाला जो होता है, जो कि अचानक से होता है, तो भूकंपीय और पारिस्थितिकीय विपदा, जो कि भूगर्भ और पारिस्थितिकी कारणों से होता है, ये प्राकृतिक विपदा है, जिसमें कि भूकंप, सुनामी, उष्णकटिबंधीय तूफान, ज्वालामुखी का फटना, ये सब होता है। ठीक है, मंद प्रारंभिक विपदा, जो कि धीरे धीरे होता है। ठीक है, और ये किसी कारण से हो, चाहे मानवीय कारण से हो या प्रकृति के कारण से हो, जैसे सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, या फिर हो सकता है कि मरुस्थलीकरण हो जाता है, मिट्टी, वन कटाई, जंतु उत्पीड़न, ये सब क्या है, मंद प्रारंभिक विपदा है। औद्योगिक और प्रौद्योगिकी के विपदा, जिसमें कि व्यवस्था की असफलताएं होती है, दुर्घटना, रक्तपात, विस्फोट वगैरह, ये सब है। प्रत्यक्ष विपदाएं, जैसे कि जमीन को हिला देने वाली,
भिन्न जमीन व्यवस्थापन, मृदा द्रवीकरण, त्वरित भूस्खलन या कीचड़ रसकलन, जमीनी झटका और हिमस्खलन, दोष के साथ साथ भूमि स्थायी भूमि विस्थापन, ज्वारीय तरंग से घटना, समुद्री लहरें, अप्रत्यक्ष आपदाएं जैसे कि डैम कोई असफल हो गया और डैम के असफल होने से बांध वगैरह टूट गया, तो ये एक तरीके से कई सारी समस्याओं को क्रिएट करेगा। फिर औद्योगिक प्लांट की क्षति से प्रदूषण, औद्योगिक प्लांट से गंदे पानी बह रहे हैं, वो पर्यावरण में जा रहे हैं, वो गंदे गैस उत्सर्जित हो रहे हैं, वो पर्यावरण में जा रहे हैं, तो वो सब विपदा हो गया। देखिए आपदा का सिंपल सी बात है, आपदा क्या है कि आया चला गया, उसके पीछे कोई कारण नहीं है, ठीक है। जबकि विपदा क्या है, आपदा प्लस कारण, वही विपदा है। आपदा कोई आई, उसके पीछे कौन से कारण काम कर रहे हैं, उसे हम विपदा कहेंगे, ठीक है। विपदा की पहचान में शामिल है वैज्ञानिक आंकड़े जिनसे पता लगाया जाता है कि कैसे आपदा आई, हो सकता है किस रसायन से आपदा आई, किससे जल प्रदूषण हो रहा है, किससे कौन से नुकसान हो रहा है, तो ये सब विपदा के कारण होते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इन सभी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। आपदा प्रबंधन में शामिल तत्वों की चर्चा कीजिए। तो आपदा प्रबंधन में शामिल तत्वों की अगर बात करें तो आपदा प्रबंधन में होता क्या है कि आपदा के पूर्व समस्त तैयारी कर ली जाए, जिसके माध्यम से आपदा से बचा जा सके, या आपदा के पूर्व चेतावनी वगैरह जारी की जाए जिसके माध्यम से आपदा से बचा जा सके, या आपदा की पहचान की जा सके कि आगे कौन सी आपदा आने वाली है, कौन सी समस्या या संकट आने वाली है, या प्रशासनिक स्तर पर उसका क्या प्रशासनिक स्तर पर उसके बचाव हेतु क्या काम किए जा रहे हैं, बचाव राहत कार्य कैसे चल रहे हैं, पुनर्वास पुनर्निर्माण, ये सब जो है आपदा से बचने के लिए एक तरीके से अपनाए जाने वाली एक बहुत ही अच्छी उपाय जो है वो है, और यही जो है आपदा प्रबंधन की खास विशेषताएं हैं, और वो कुछ विशेषताएं यहाँ पर भी लिखी गई है। आपदा प्रबंधन में आपदा आने की चेतावनी से लेकर उसके पश्चात पुनर्वास पुनर्निर्माण, भविष्य के लिए आपदा रोकथाम, इन सभी बातों की चर्चा जो है वो की जाती है आपदा प्रबंधन में। और ये संपूर्ण लोक प्रशासन की एक विस्तृत विशेषीकृत श्रृंखला है जिसमें कि प्राकृतिक और मानवीय कारणों से जो विभिन्न आपदाएं आती है उसमें नीति कैसे बनाए जाए जिससे कि आपदा को कम किया जाए, नियंत्रण, समन्वय, राहत, बचाव कार्य, पुनर्वास इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपदा प्रबंधन में हम ये देखते हैं कि यह जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें कि केंद्र और राज्य और स्थानीय शासन तीनों एक साथ मिल करके बहुत सारे विभाग और संस्थाएं बनाते हैं और समुदाय में अपना योगदान देते हैं और आपदा से निपटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और प्राथमिक रूप से आपदा से निपटने का काम सरकारी दायित्व को इंगित करता है, किंतु किसी सिचुएशन में सरकारें जब असफल रहती है तो सामुदायिक और निजी सहयोग भी होता है और इसके बिना दिक्कत होती है, ठीक है। क्लियर है, मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपदा प्रबंधन के दौरान सामने आने वाली लैंगिक विशिष्ट चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। इस संबंध में चर्चा कीजिए किस प्रकार आपदा प्रबंधन चक्र को लैंगिक रूप से अधिक संवेदनशील बनाया जा सकता है। देखिए आपदा और उनके परिणाम जाति, वर्ग, निर्जातीय, यौनिकता, विकलांगता और आयु, इन सभी लैंगिक रूप से पूर्व विद्यमान सामाजिक असमानताओं को दर्शाते हैं। आपदा प्रबंधन के दौरान आने वाली लैंगिक विशिष्ट चुनौतियों में शामिल है महिलाओं की सुभेद्यता जैविक रूप से निर्मित नहीं है अपितु सामाजिक है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं से अंतर्निहित है। महिला गतिशीलता पर सांस्कृतिक बाधाएं आत्म सुरक्षा में बाधा उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए विशेष रूप से गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला, मासिक धर्म वाली महिलाएं, साझा समुदायों सुविधाओं में निजी स्थानों की कमी के कारण आश्रय लेने के लिए अनिच्छुक हो सकती हैं। मतलब यहाँ पर यही सारी बातें लिखी गई है, मैं इसको भी समझाता हूँ। देखिए दरअसल होता क्या है ना, यहाँ पर यौनिकता का मतलब है लैंगिक विशिष्ट चुनौतियां, जैसे कि महिलाओं को अक्सर दिक्कत होती है जब कोई आपदा आती है, जैसे बाढ़ सुखाड़ आ गया। अब कई सारे लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए विवश हो गए, सारे महिला पुरुष सभी एक जगह जा रहे हैं और एक जगह पर निवास कर रहे हैं, ठीक है। अब इस जगह पर जगह की कमी है, यहीं पर पुरुष भी रह रहे हैं, यहीं पर महिलाएं भी रह रही है, तो अब इस सिचुएशन में महिलाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। खास करके यहाँ पर महिलाओं की अगर हम बात करें, जैसे कि कुछ महिलाएं गर्भवती है तो यहाँ पर अब गर्भपात के समय दिक्कत है, गर्भवती महिला को दिक्कत है। कुछ ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं हैं जो कि स्तनपान कराती है, अपने बच्चों को स्तनपान कराती है। चूंकि अब यहाँ पर निजी स्थल नहीं है तो सार्वजनिक स्थल पर स्तनपान कराने में दिक्कत आ सकती है, या फिर वॉशरूम वगैरह जाने में महिलाओं को दिक्कत हो सकती है। तो ये सब दिक्कत जो है अधिक संवेदनशील है और इससे हमें इस समय आपदा प्रबंधन में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, थोड़ी बहुत कठिनाइयां आती हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि आपदा प्रबंधन के दौरान अब जैसे कि गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, तो उनको ज़्यादा पोषण की आवश्यकता होती है। तो उस सिचुएशन में उनको वो चीज़ नहीं मिल पाता है, तो इससे महिलाएं भी खुद कुपोषण का शिकार हो जाती है, उसके बच्चे भी कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इससे लिंग भेद बढ़ता है, ठीक है। और लिंग भेद के कारण घरों में महिलाओं और लड़कियों को भोजन कम मिलता है और महिला प्रजनन और यौन स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे जो है गंभीर हो जाते हैं। फिर घरेलू हिंसा बढ़ती है, फिर यौन हिंसाएं बढ़ती है और इस तरीके से दिक्कत जो है दिक्कत हमारे सामने आती है। और कुछ
कदम जो आपदा प्रबंधन चक्र को अधिक लिंग संवेदनशील बना सकते हैं, जैसे कि लिंग विभेदित आंकड़ों का उपयोग करके नीति निर्माण करना चाहिए, जेंडर बजटिंग करनी चाहिए, क्षमता आकलन और आपदा पश्चात रिकवरी के प्रयासों के माध्यम से आपदा की तैयारी। जैसे क्या करना चाहिए, जैसे पुरुषों को अलग शिविर में रखना चाहिए और उसके बाद महिलाओं को अलग शिविर में रखना चाहिए। क्या हो रहा है भाई, महिलाओं को अलग शिविर में रखा जाए, महिलाओं को विशेष भोजन वगैरह दिया जाए, कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग है तो उसको अलग भोजन दिया जाए। अरे भैया लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया क्या? चार्जर कहाँ गया भाई? चार्जर तो यही है, ठीक है, 1 सेकंड रुक जाइए दोस्तों, जस्ट वेट अ मिनट। चार्जर यही है, चार्ज में लगा लेता हूं मैं। चलिए आ गया। तो इस तरीके से ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि पुरुषों को भी दिक्कत ना हो और महिलाओं को भी दिक्कत नहीं हो और किसी को भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने हेतु प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण साधन प्रदान किए हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए सविस्तार वर्णन कीजिए। साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तकनीकी समाधानों के अनुप्रयोग में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश भी डालिए। देखिए, ऐसा कि आपदा प्रबंधन जो है, आपदा जोखिम प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी का प्रयोग एक अत्यंत उपयोगी कारक के रूप में हमारे सामने स्थापित हुआ तथा सुविज्ञ निर्णय इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हेतु उपयुक्त संचार, मानचित्र, आंकड़ा विश्लेषण आदि अनिवार्य आवश्यकता बनते जा रहे हैं। इसे ह्यूगो फ्रेमवर्क दिशा निर्देश में भी स्वीकृति कहा जाता है। देखिए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में जो प्रौद्योगिकी का योगदान होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग। सैटेलाइट सेंसिंग के माध्यम से ये पता लगाया जाता है जैसे कि कोई कहीं पर बाढ़ आने वाला है या कहीं पर बहुत ज्यादा विशेष बारिश होने वाली है, तो वहां पर पहले ही चेतावनी दे दी जाती है, भैया यहाँ पर बहुत बारिश होने वाली है, रेड अलर्ट, ब्लू अलर्ट, येलो अलर्ट, इस तरीके के अलर्ट जारी कर दिए जाते हैं कि यहाँ दिक्कत होने वाली है, तो लोग कृपया करके सचेत हो जाए या दूसरे जगह चले जाए, तीसरे जगह चले जाए। तो इस तरीके से सैटेलाइट की या रिमोट सेंसिंग की जाती है और ये इस तरीके से प्राकृतिक जोखिम संबंधी आकलनों को आंका जाता है और इस तरीके से भी प्रौद्योगिकी का योगदान है आपदा जोखिम न्यूनीकरण में। उसके बाद भौगोलिक सूचना प्रणाली, इसमें क्या होता है कि सभी तरीके से स्थानीय व गैर स्थानीय आंकड़ों को मिलाया जाता है और फिर उसके बाद पता किया जाता है कि कहां पर किस तरीके से कौन सी आपदा आ सकती है। जैसे बिहार की बात करते हैं, यहाँ हर साल बारिश के मौसम में बाढ़ आ जाती है, तो हर साल के डेटा को कलेक्ट करके बताया जा सकता है कि किस समय में संभवतः बाढ़ आ सकती है। तो ठीक है, तो इस तरीके से आंकड़े के माध्यम से भी ये वाले प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके भी क्या होता है, तो हम एक तरीके से आपदा प्रबंधन कर सकते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे कि रियल टाइम सूचना का आदान प्रदान हो जाता है, जैसे कि ये क्या कहते हैं उसको, वॉकी टॉकी हो गया या मोबाइल फोन वगैरह हो गया, ये सब वायरलेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो अब कहीं पर बाढ़ आया, ठीक है, अब उस क्षेत्र में वो व्यक्ति, उस क्षेत्र का कोई परिवार वाला है, वो दूसरे जगह के लोगों से कनेक्ट हो जाता है, बोल देता है कि भैया मेरे यहाँ बाढ़ आ गया है, हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो फिर वो व्यक्ति वहां से उठ करके यहाँ आ जाता है, फिर वहाँ कुछ दिन रहता है, फिर वहां से बाढ़ चला जाता है, तो फिर वो व्यक्ति वापस चला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम बात करते हैं मौसम संबंधी जोखिमों की बात करें तो अगर जैसे कि कोई चक्रवात वगैरह आने वाला रहता है, हरिकेन, टोर्नेडो, तड़ी, झांझा, भारी वर्षा, बाढ़, सुखाड़, इन सभी की जो चर्चा है ना, वो पहले ही मौसम विज्ञानी हमें दे देते हैं कि भैया ये ऐसा कुछ होने वाला है और इस तरीके से हमें तैयार रहना चाहिए ताकि हम इन समस्याओं से निपट सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तकनीकी समाधानों के अनुप्रयोगों के समक्ष आने वाली चुनौतियां, तो कभी कभी क्या होता है कि संचार तकनीकियों में भी कुछ दिक्कत आ जाती है। जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो गया, तो अचानक से क्या होता है कि मतलब लोग जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अचानक से सडनली बाढ़ आ गया, कोई जानकारी नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, अचानक से बाढ़ आ गया तो बहुत सारा नुकसान हो गया। तो इसमें ये चुनौती है। ठीक है, उसी तरीके से कुछ लोग जो है समझने का कोशिश ही नहीं करते, मतलब जो जानकारी उन्हें मिलनी चाहिए कि कैसे हमें आपदा से लड़ना चाहिए, बाढ़ से लड़ना चाहिए, कैसे हमें अपने स्थानीय लोगों से मतलब कि जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, वो लोग इन सभी जानकारियों को इकट्ठा करना ही नहीं चाहते। ठीक है, फिर उसके बाद स्थानीय लोग कभी मदद नहीं करते हैं, फिर प्रभावी संचार कभी कभी नहीं होता है। अब जैसे मान लेते हैं बाढ़ वगैरह आ गया, कोई सुखाड़ वगैरह आ गया, अब कोई लोग एक जगह से दूसरे जगह उठ के चल गए, वहाँ के लोग दूसरी भाषा बोलते हैं और ये बाढ़ वाले लोग दूसरी भाषा बोलते हैं, तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं बन पाएगा। तो कनेक्शन नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर समस्याएं आएंगी। फिर कुछ स्तरों पर कुछ जगहों पर क्या है कि गरीब इलाका है या रिमोट इलाका है जहाँ पर तकनीकों की कमी है, तो इस ऐसे में क्या होता है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी भी जो है वहाँ फेल हो जाता है, और जब वहाँ फेल हो जाता है तो फिर वहाँ पर हमें दिक्कत आती है। या फिर कुछ विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए हमें विशेष पैसों की आवश्यकता होती है, जो पैसे हमारे पास नहीं होते, तो उस सिचुएशन में भी हमें दिक्कत होती है।
अब जलवायु क्या है? तो जलवायु एक कहावत के अनुसार क्या है कि मौसम वह है जो कि हमें मिलता है, जो हमें देखने को मिलता है। वैसे तो हम जलवायु और मौसम शब्द में अंतर नहीं कर पाते, जबकि मौसम और जलवायु में अंतर है। मौसम वो है जो रोज रात और दिन में बदलता है, ठीक है? लेकिन जो जलवायु है वो रोज नहीं बदलता है, बल्कि एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय के अंतराल में जो बदलाव हमें देखने को मिलता है, जैसे 25-30 वर्षों के अंतराल में जो बदलाव हमें देखने को मिलता है, उसे हम जलवायु कहते हैं, ठीक है? और जलवायु परिवर्तन कहते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जलवायु शब्द किसी स्थान पर पिछले कई वर्षों के अंतराल में वहां के मौसम की स्थिति को बताता है। तो मैंने बता दिया आपको मौसम की स्थिति, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया कि 5 से 10 साल कैसा था। एग्जांपल अभी मैंने पहले दिया ना कि आज से 10 साल पहले नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बिहार में काफी ठंडी रहती थी, लेकिन अभी क्या हो गया कि जलवायु में थोड़ा परिवर्तन आ गया। परिवर्तन आने की वजह से क्या हुआ कि जनवरी में ठंडी रहती है 14, 15, 20 दिन, उसके बाद ना दिसंबर में ठंडी होती है ना नवंबर में ठंडी होती है, और ओस वगैरह भी थोड़ा कम हो जाता है, तो गेहूं वगैरह थोड़ा कम होता है, ठीक है? तो इसी तरीके से जलवायु यही है, ठीक है? और जलवायु में और क्या ही बताना। उसके बाद परिवर्तन, तो जलवायु वही है कि जलवायु में जो परिवर्तन है उसे हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे। तो जब पृथ्वी पर समय के अनुसार जलवायु मतलब कि मौसम में एक निश्चित समय के बाद जब परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं, ठीक है? मौसम में परिवर्तन थोड़े समय में ही हो सकते हैं, दिन और रात में, 1 घंटे में कभी बरसात हो गई, कभी तेज धूप निकल जाती है, लेकिन जलवायु में भी जो परिवर्तन होता है वो प्राकृतिक होता है और ये लंबा होता है। जैसे कि पहले क्या है कि स्टार्टिंग में जब पृथ्वी बनी थी तो उस समय हिम युग था, सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन हुआ। जलवायु परिवर्तन के बाद उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मानव आए, होमोनोइड आए, होमोसेपियंस आए, धीरे धीरे पेड़ पौधे वगैरह आए, वनस्पति वगैरह आए, तो धीरे धीरे पृथ्वी गर्म हुई, गर्म होती जा रही है। गर्म होते होते फिर ये क्या है, ये परिवर्तन है, ये जलवायु परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो इस तरीके से ये वाले जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों की चर्चा हम लोगों ने कर ली। मैं आशा करता हूं कि इन सभी प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपके एग्जामिनेशन में अच्छे खासे प्रश्न आएंगे। अब कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चूंकि मैंने वीडियो डिस्कशन हिंदी में किया है तो मैं हिंदी वाले प्रश्न के सेक्शन पर चलता हूँ और वहीं से मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स दिखा देता हूँ, और उसको देखने के बाद आप लोग संभवतः समझ जाएंगे कि आपके जो क्वेश्चन थे उसके आंसर आप लोग कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, आपदा को परिभाषित कीजिए। तो आपदा, डिजास्टर, डिज और ईस्टर, डिज मतलब हो गया कि गलत, मुसीबत, और ईस्टर मतलब हो गया आपको नक्षत्र, मतलब वो तो समझ गए। प्राकृतिक आपदाओं के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। तो प्राकृतिक आपदाओं की अभी हमने चर्चा की, जैसे कि आपको जलवायु जनित आपदा हो गई, फिर भूगर्भ संबंधित आपदा हो गई, फिर हिमनद वगैरह आपदा हो गई। जोखिम आकलन की अवधारणा और प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो जो आपदा आने वाली है, ठीक है, उसके जोखिम, उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसका जब हम अवलोकन करते हैं, जैसे बाढ़ से कई घर तबाह हो सकते हैं, घर डूब सकते हैं, घर ढह सकते हैं, घर बर्बाद हो सकते हैं। उसके बाद जान माल का जोखिम हो सकता है, लोग एक दूसरे से जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। फिर उसके बाद माल मवेशी जो जीव जंतु है वो मर जाते हैं, पेड़ पौधे उखड़ करके एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो है हम जो है देखते हैं कि जोखिम आकलन की अवधारणा जो है ये है और यही इसकी प्रकृति है। फिर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उद्भव और विकास कार्यों की चर्चा कीजिए। तो इसके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया नहीं है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर जो ऊपर में है, ऊपर में जो क्वेश्चन है कि भाग 1 प्रत्येक भाग में से कम 2 प्रश्न चुनते हुए किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो कुल मिलाकर के अगर यहाँ हम देखें तो 8 प्रश्न है, इसमें से 5 ही प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो ऊपर से 2 प्रश्न के उत्तर तो आप दे सकते हैं। आपदा तैयारी की व्याख्या कीजिए तथा उसके प्रमुख घटकों को उजागर कीजिए। तो आपदा के लिए तैयारी हम कैसे कर सकते हैं? तो हमें आपदा की जानकारी रखनी होती है, हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी आपदाएं आ सकती हैं उसकी जानकारी रखनी होती है, उससे संबंधित ज्ञान लेना होता है, स्थानीय सरकारों को, स्थानीय लोगों को अलर्ट रखना होता है, और उसके बाद कभी आपदा आ गई तो फिर उसमें कौन कौन से लोग सहायक होते हैं उनकी जानकारी हमें रखनी होती है। वही चीज़ों की चर्चा करनी है, जैसे कि नेता जो प्रमुख घटक है आपदा तैयारी के दौरान, फिर MP MLA, फिर स्थानीय प्रशासन हो गया, फिर समाज के अमीर तबके के लोग हो गए, व्यापारी हो गए, सरकारी संस्थाएं हो गई, NGO हो गए, प्राइवेट संस्थाएं हो गई, ये सब जो है आपदा तैयारी करते हैं और फिर ये सब आपदा तैयारी के प्रमुख घटक हैं। ठीक है, क्लियर है, मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे।
तो ये वाले प्रश्न का भी उत्तर कर सकते हैं। आपदा के प्रभाव की मात्रा का पूर्ण ज्ञान करने के लिए आपदाओं के तात्कालिक और भावी विश्लेषण के लिए क्षति आकलन एक महत्वपूर्ण साधन है, व्याख्या कीजिए। तो ये भी नॉर्मल सा प्रश्न है, आपदा के बारे में आपको लिख देना है। जैसे ही आप आपदा की जानकारी के बारे में लिख देंगे, बात खत्म, मैटर क्लोज, आपके प्रश्न के उत्तर मिल गए। जलवायु परिवर्तन, अभी जस्ट हमने जलवायु और जलवायु परिवर्तन की चर्चा की। एक लंबे समय में जब किसी जगह पर मौसम में कोई परिवर्तन आता है और जो अस्थायी परिवर्तन होता है उसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं, और प्रमुख भूमंडलीय, पर्यावरणीय और विकासात्मक समस्या है। तो जलवायु में परिवर्तन, चूंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से धीरे धीरे पृथ्वी गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है कि हिमनद पिघल रहे हैं, समुद्र में पानी की मात्रा बढ़ रही है, लोग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट वेव्स की चपेट में आ रहे हैं और लोगों को समस्या हो रही है, लोगों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यह एक तरीके से जलवायु परिवर्तन जो है हमारे लिए, भूमंडल के लिए, पृथ्वी के लिए, पर्यावरण के लिए एक तरीके से समस्या है और हमारे लिए विकास में ये समस्या उत्पन्न करता है। तो इस पर टिप्पणी करनी है, तो मेरे ख्याल से आप लोग इन सभी को मिला करके तो लिख ही देंगे कुछ ना कुछ। आपदाएं और विकास अंतर संबंधित है, चर्चा कीजिए। अगर आपदा आती है, ठीक है, तो विकास रुक जाएगा, क्योंकि आपदा आने से नुकसान होता है और नुकसान होगा तो लोग फिर से अब 0 से स्टार्ट करके लोग 10 तक पहुंचे, ठीक है। अब घूम करके आपदा आ गई, कुछ नुकसान हो गया, फिर से घूम करके व्यक्ति 0 पर चला गया, तो फिर उसको 10 तक आने में फिर टाइम लगेगा, तो विकास रुक जाएगा इस दरमियान। अब मान लेते हैं आपदा नहीं आई, तो लोग 10 से फिर 20 की ओर जाएंगे, 20 से 25 की ओर जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये विकास का एक क्रम है। अब कि कोई आपदा आ गई, बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, भूस्खलन हो गया, हिमस्खलन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो लोग 25 से फिर 20 की ओर जा रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है, उनके स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है, उनके आसपास के क्षेत्रों को नुकसान हो रहा है, बाढ़ सुखाड़ से उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन वगैरह नहीं मिला, धीरे धीरे वो पीछे जा रहे हैं। तो पीछे जाने तो इस तरीके से आपदा और विकास अंतर संबंधित है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे, क्लियर है। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की अवधारणा और महत्व की व्याख्या कीजिए। तो सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन की चर्चा तो हमने की। समुदाय में अगर हम लोग आपदा प्रबंधन करते हैं तो जल्दी आपदा प्रबंधन कर पाएंगे, सही तरीके से आपदा प्रबंधन कर पाएंगे। इसकी चर्चा तो हमने की है वीडियो सेशन के अंदर, ठीक है, तो इसको बताने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी तरीके से मानव निर्मित आपदाओं के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो मानव निर्मित आपदा, भूस्खलन हो गया, हमने पहाड़ को काट करके रास्ते बना दिए, भूस्खलन हो गया, ठीक है। हमने इमारतें बना दी, इमारत ढह गया, भूस्खलन हो गया। ये भी विभिन्न प्रकार के रासायनिक कुछ फैक्ट्रियों में रिसाव हो गया तो आपदा आ गई, तो ये क्या हो गया, ये सब जो है मानव निर्मित आपदाएं हैं। तो विभिन्न प्रकार हैं, इसके कई सारे प्रकार हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए, उसकी व्याख्या करनी है, चर्चा करनी है। गैस रिसाव हो गया, या CO2 या जीवाश्म ईंधन के ज्यादा जलने से CO2 की मात्रा बढ़ गई तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ग्लोबल वार्मिंग भी एक तरीके से मानव संबंधी आपदा है, ठीक है। उसके बाद है संवेदनशीलता को परिभाषित कीजिए तथा उसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। तो संवेदनशीलता, इसका डिस्कशन मैंने वीडियो में किया नहीं है और मैं इसको भी कर भी नहीं पाऊंगा डिस्कशन। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में एक नया बहुविषयक केंद्र बिंदु है, इस पर चर्चा करनी है। ये वाला क्वेश्चन और ऊपर एक क्वेश्चन था वो सिमिलर है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपदा तैयारी, ये वाला क्वेश्चन क्या है भाई, आपदा तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। सही बात है, आपदा की तैयारी अगर हम नहीं करेंगे, आपदा के बारे में पहले से जानकारी नहीं रखेंगे तो हमें दिक्कत होगी, ठीक है। और हम फिर अगर बेघर होंगे तो हमें समस्याएं होंगी। तो उस समस्या से निपटने के लिए आपदा की तैयारी और आपदा का प्रबंधन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपदा तैयारी पर जो है हमें विशेष जानकारी रखनी चाहिए और मेरे ख्याल से आप लोग इन बातों को समझ गए होंगे। क्षति आकलन की व्याख्या कीजिए। आपदा के बाद जब कोई क्षति होती है तो उसका आकलन कीजिए, कितना क्षति हुई, कितना जान माल का नुकसान हुआ, और इसके विभिन्न तत्वों और पहलुओं पर प्रकाश डालिए या उसको उजागर कीजिए। तो इसमें बताने लायक कुछ है ही नहीं भैया, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ क्षति का आकलन कैसे करना है, कितने जान माल का नुकसान हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, इन सभी की चर्चा करनी है और उसके माध्यम से लोगों को सही जानकारी वगैरह देनी है ताकि क्षति आकलन के पश्चात लोग पुनर्स्थान पुनर्वास कर सके और लोगों को भी उचित मुआवजा वगैरह मिल सके। जलवायु परिवर्तन को परिभाषित कीजिए तथा इसकी अनुकूलन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। जलवायु परिवर्तन की चर्चा हम कर चुके हैं, इसको अनुकूल कैसे किया जा सकता है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम निकालेंगे, ऐसे रासायनिक उद्योगों को कम करेंगे जिसके माध्यम से CO2 ज्यादा निकलता है। तो हम इस तरीके से जलवायु परिवर्तन को मतलब कुछ हद तक कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम ऐसे काम बिल्कुल नहीं करेंगे जिससे कि जहरीली गैस जो है वो वायुमंडल में जाएगी, तो इससे कुछ हद तक हम जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं, ठीक है। अरे भैया ये क्या हो गया, पर्यावरणीय बुनियादी संरचना के विकास पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि इसके बारे में मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया है। अगला प्रश्न है समुदाय आधारित
आपदा प्रबंधन की व्याख्या कीजिए तथा इसके पारस्परिक दृष्टिकोणों के बीच अंतर कीजिए। इसमें कुछ बताने लगा है ही नहीं, सब कुछ मिक्सअप है, मैं पहले भी बता चुका हूँ और इस पे क्या है डिस्कशन करना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है प्रश्न। आपदा को परिभाषित कीजिए और तथा प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। बताने लायक नहीं है, पहले ही चर्चा कर चुके हैं। संवेदनशीलता, इसको भी मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मेरे पास सब समय नहीं है, मैं बहुत देर से डिस्कस कर रहा हूँ। आपदा प्रबंधन में केंद्रीय और राज्य सरकारों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो आपदा प्रबंधन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका सरकारी होती है, सरकारी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो सरकारी में राज्य सरकारें आती है और केंद्रीय सरकारें आती है। ये अपने स्तर से, जैसे कि प्रधानमंत्री क्या है, फसल बीमा योजना चलाया जा रहा है केंद्रीय स्तर से। राज्य सरकार जो है बाढ़ आने पर अपने स्तर पर राज्य में मतलब कोई आपदा आती है तो उसका आकलन वगैरह करते हैं और उसके आधार पर फिर लोगों को पैसे वगैरह देते हैं, लोगों को फूड पैकेट्स देते हैं, भोज पदार्थ वगैरह पहुंचाते हैं, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो इसमें एक तरीके से केंद्र और राज्य सरकारों के माध्यम से आपदा का प्रबंधन होता है। विभिन्न प्रकार की आपदा तैयारी तरीकों की व्याख्या कीजिए। तो आपदा की तैयारी कैसे की जाती है, तो लोगों को जानकारी दी जाती है, नुक्कड़ नाटक वगैरह करवाए जाते हैं, स्कूल की दीवारों पर लिखी जाती है, सरकारी स्कूल की दीवारों पर कि आपदा ऐसी आती है, इसको ऐसे निपटा जा सकता है, सामुदायिक भवनों की दीवारों पर लिखा जाता है। ठीक है। क्षति आकलन एक बहुआयामी कार्रवाई है, स्पष्ट कीजिए। तो क्षति आकलन, जब आपदा आती है आकर के चली जाती है, उसमें कितना क्षति हुआ, कितने जान माल का नुकसान हुआ, कितने लोग मरे, किन लोगों का घर बेघर हो गया, किन लोगों के माल मवेशी मर गए, इन सभी का आकलन क्या है। तो एक बहुआयामी कार्रवाई है क्योंकि ये तुरंत तो हो नहीं सकता है, तो इसमें क्या है, समय लगता है। तो इस पर चर्चा करनी है, तो इसमें चर्चा करने के लिए आप लोग, मेरे ख्याल से पर्याप्त पॉइंट्स मैंने दे दिए हैं जिस पर आप लोग चर्चा कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन और संवेदनशीलता पर एक टिप्पणी लिखिए। जलवायु परिवर्तन पर आप लोग चर्चा कर सकते हैं। सेम उसी के सिमिलर है संवेदनशीलता। जितना अधिक जलवायु परिवर्तन होगा संवेदनशीलता उतनी बढ़ेगी और हमारे लिए उतना दिक्कत होगा। जितना जलवायु परिवर्तन कम होगा संवेदनशीलता उतनी कम रहेगी, हम उतने कंफर्टेबल होकर के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रावधान कैसे, आपदा जोखिम को कैसे कम किया जा सकता है, लोगों को जागरूक करके। अब जागरूक किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, दीवारों पर लिख करके, अन्य किसी भी माध्यम से हम जागरूक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन में आपदा प्रबंधन के 3 चरण सम्मिलित हैं, इसकी चर्चा कीजिए। तो समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन में जो 3 चरण है वो पहले है, आपदा से पूर्व हमें आपदा की तैयारी करनी होती है। ठीक है। उसके बाद आपदा के दौरान हमें अनुक्रिया करनी होती है। ठीक है। और आपदा के पश्चात हमें पुनरुत्थान करना होता है, पुनर्वास करना होता है। और इसकी चर्चा मैंने सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही करी थी। मैं आशा करता हूं कि उस वीडियो को आप लोग मतलब वीडियो के उस पोर्शन को आप लोग सबसे पहले देखे होंगे और उसको समझे होंगे। ठीक है। तभी आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या प्रश्न है। संवेदनशीलता के विभिन्न कारकों की चर्चा कीजिए। भारत में संवेदनशीलता के रेखाचित्र का वर्णन कीजिए। ये दो प्रश्न मैंने बताए नहीं है तो मैं इस पर डिस्कशन करूंगा नहीं। आपदा प्रबंधन चक्र के विभिन्न चरणों पर एक टिप्पणी लिखिए। आपदा प्रबंधन चक्र में फिर वही है, आपदा से पूर्व पहले तैयारी, फिर उसके बाद अनुक्रिया, आपदा के दौरान, फिर उसके बाद एक चक्र है आपदा के बाद पुनर्वास, पुनर्निर्माण, यही है। और आपदा राहत के अंतर्गत किए गए उपाय, फूड पैकेट्स वगैरह की व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था, स्वास्थ्य शिविरों की व्यवस्था, यही सब है। क्षति आकलन के आयामों की चर्चा कीजिए। क्षति आकलन के बारे में चर्चा करनी है। पुनर्वास की अवधारणाओं तथा प्रकारों की व्याख्या कीजिए। पुनर्वास, फिर से आपदा जब आ गई, बाढ़ सुखाड़ वगैरह आके चला गया तो हम लोग फिर से अपने जगह पर स्थापित हो जाए, तो इस तरीके के कैसे कैसे हम इस तरीके को कर सकते हैं, तो उसकी चर्चा करनी है। तो इसमें बताने लायक क्या है, कुछ नहीं है। उसके बाद पारंपरिक मूल ज्ञान आपदा जोखिम को कम करने के लिए सहायता प्रदान करती है। तो मूल ज्ञान, जो पारंपरिक जो हमारा ज्ञान है, वो हमारे आपदा को कम करने में हमारी सहायता प्रदान करती है। इसकी भी चर्चा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स में की है। आपदा प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यनीतियों पर एक टिप्पणी लिखिए। ये वाला प्रश्न मैंने आप लोगों को नहीं बताया है तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि समय नहीं है, थोड़ा मेरे पास समय की कमी है। ठीक है। रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और मुझे सोना भी है। ठीक है। और लास्ट वाला है ये एक, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जून 2023 का ये प्रश्न है। इसमें कि आपदा के अर्थ की व्याख्या कीजिए, मानव निर्मित आपदाओं की चर्चा कीजिए। तो इसमें चर्चा करने लायक कुछ है ही नहीं। आपदा के बारे में कई दफा बता चुके हैं, मानव निर्मित आपदाओं की भी चर्चा कर चुके हैं। भारत में प्राकृतिक आपदा के रेखाचित्र का वर्णन कीजिए। तो इसमें दरअसल क्या है कि भारत में किन किन जगहों पर प्राकृतिक आपदाएं आती है उसका एक रेखाचित्र जो आपकी पुस्तक में होगा, तो उसको देख करके आपको बताना है कि किस किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ कैसी कैसी आपदाएं आती है। जैसे बिहार में बाढ़ आता है। ठीक है। बंगाल में भी बाढ़ आता है चूंकि दामोदर नदी को बंगाल का सूख कहा जाता है। ठीक है। उत्तराखंड वगैरह में भूस्खलन या हिमस्खलन वगैरह होते हैं जिससे कि रोड वगैरह ढह जाते हैं, ब्लॉक्स हो जाते हैं। फिर जम्मू कश्मीर वगैरह में बर्फबारी होती है तो रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं, टनल वगैरह बंद हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा की एक रेखा चित्र है। ठीक है।
तो इसका वर्णन करना है, ठीक है। आपदा प्रबंधन में केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। आपदा तैयारी गतिविधियों के प्रकारों की चर्चा कीजिए। आपदा की तैयारी की चर्चा करनी है तो भैया कैसे कैसे आपदा तैयारी करनी है, तो ये सब भी हम लोग कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, बताने लायक क्या ही है, कुछ नहीं है इसमें। महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए किए गए क्षति आकलन योजना पर एक टिप्पणी लिखिए। किन किन क्षेत्रों में कैसे कैसे क्षति हुए हैं, किन कहाँ पर जान माल का ज्यादा नुकसान हुआ है, कहाँ पर कम नुकसान हुआ है, कहाँ ज्यादा मवेशी मरे हैं, कहाँ ज्यादा पेड़ पौधे मरे हैं, तो इन सभी की चर्चा करनी। जलवायु परिवर्तन संवेदनशीलता के आयामों पर विस्तृत वर्णन कीजिए। जलवायु ग्लोबल वार्मिंग को जोड़ दीजिएगा। भू 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 क्या बोलते हैं उसको भैया, भूस्मीय तापन या भूतापन, उसको जोड़ दीजिएगा तो आप लोगों का काम हो जाएगा। आपदा और विकास के बीच घनिष्ठ संबंध है, विस्तृत वर्णन कीजिए। इसकी चर्चा हम लोग अभी ऊपर कर चुके हैं। आपदाएं आएंगी, आपदा बढ़ेगी तो विकास घटेगा, विकास बढ़ेगा तो आपदाएं कम होंगी। उत्तराखंड बाढ़ 2013 के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए तथा इस आपदा से सीखे गए पाठों को उजागर कीजिए। ये जो है ना सबसे लास्ट वाला चैप्टर है आप लोगों की पुस्तक का, उसमें है आपदा से संबंधित एक केस स्टडी, उसी से लिया हुआ एक प्रश्न है और इसकी चर्चा मैंने नहीं की है तो मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से मैंने जितने प्रश्न वगैरह डिस्कस किए, जितने क्वेश्चन आंसर्स वगैरह डिस्कस किए, वो आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए पर्याप्त है। और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं, ये क्वेश्चंस तो मैं फ्री में ही आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को फ्री में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप चैनल अपडेट पर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। एंड जो गैस पेपर है उसको परचेज करना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़े बहुत पैसे लगेंगे, आप लोग उसको परचेज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। और अगले वीडियो में हम लोग किसी अन्य टॉपिक की चर्चा करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का एग्जाम अच्छे से जाए, ठीक है।